हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एलिमेंट एड्यूटेक की आज की इस लाइव इवनिंग की क्लास में, जिसमें कि आज आपको पढ़ना है एक बहुत अच्छा चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जिसका कि सिंगल शॉट पढ़ेंगे आज आप यहां पर। और आज सीखेंगे इस चैप्टर को बहुत ही कम समय में और बहुत ही एफिशिएंटली सीखेंगे बच्चों। तो हो जाइए तैयार जल्दी से जल्दी। कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से क्लास को रीशेड्यूल करके इवनिंग में चलाया गया है और अभी आप बिल्कुल आराम से ज्वाइन हो जाइए। अपने फ्रेंड्स को लिंक शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस क्लास को ज्वाइन करें। ठीक है, जल्दी से जल्दी बच्चों लिंक शेयर करते जाइएगा और हम क्लास कर रहे हैं स्टार्ट। ठीक है, बहुत जल्दी से जितने भी बच्चे जुड़ सकते हैं जल्दी से जल्दी जुड़ जाइएगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो चैप्टर है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है बच्चों। क्लियर है? तो आई होप जल्दी से जल्दी बच्चे ज्वाइन हो जाएंगे। हम करते हैं क्लास यहां पे स्टार्ट। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। क्लास में आते हैं वापस। और देखिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद इसके जो पीवाईक्यूज होंगे वो हम पार्ट वाइज कर लेंगे। जैसे जैसे हमने टॉपिक्स पढ़े हैं उन टॉपिक्स के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लेंगे कहीं ना कहीं, और एनसीईआरटी के पहले करेंगे और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए उन्हें भी हम सॉल्व कर लेंगे। देयर इज नो इश्यू। ठीक है, तो जो भी बच्चे क्लास में आते जाओगे सभी लोग आप लिंक शेयर करते जाना अपने फ्रेंड्स को जरूर। क्लियर है? पहले शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले यहां पे हम शुरुआत करते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन से होगी शुरुआत। देखते हैं क्या कुछ है इंट्रोडक्शन में। तो बच्चों देखिए, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं एक तरीके के कैसे कंपाउंड है, ध्यान देंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हमारा बच्चे ध्यान देंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एक तरह का ये एडिशन कंपाउंड है। ये एक तरीके का एडिशन कंपाउंड होता है बच्चों। एडिशन कंपाउंड का मतलब क्या है? एक तरीके का एडिशन कंपाउंड है। एडिशन कंपाउंड से मतलब बच्चों ये है कि ये कहीं ना कहीं दो चीजों के एडिशन से मिलकर बना हुआ है। अब किनके एडिशन से मिलकर बना हुआ है तो ध्यान दीजिएगा, ये किनके एडिशन से मिलकर के बनता है। तो यहां पर समझिएगा कि एक यहां पर मान लेते हैं कि कोई एक सॉल्ट है, सिंपल सॉल्ट। ठीक है, कोई एक सिंपल सॉल्ट है एक, और एक दूसरा सिंपल सॉल्ट है। ठीक है, दो सिंपल सॉल्ट हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहां पर मान लेते हैं कि एक हमारे पास, ठीक है, यहां पर कॉपर सल्फेट है। ठीक है, और इसके साथ में हमने क्या किया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड दरअसल एक कंपाउंड है। ठीक है, और उसको हम सॉल्ट नहीं कहेंगे। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, वो एक तरीके का, ठीक है, सिंपल कंपाउंड है। ठीक है, और सिंपल कंपाउंड है मतलब कॉम्प्लेक्स है नहीं है। अभी सिंपल कंपाउंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि आप जानते हो कि एक बेस होता है, और कॉपर सल्फेट। इन दोनों को अगर हम मिक्स कर दे बेटा, इनको मिक्स करने के बाद किसमें मिक्स करना है, इन वाटर में हमने इनको मिक्स किया, इनका एक्वस सॉल्यूशन बना लिया, कॉपर सल्फेट एक्वस और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद बच्चे इसे क्या कर रहे हैं कि इसको कहीं ना कहीं, ठीक है, अलाउ करना है टू इवापोरेट। ठीक है, इसको हम इवापोरेट होने देंगे, और इवापोरेट होने के बाद जो क्रिस्टल्स आएंगे वो सभी क्रिस्टल्स जो होंगे उन क्रिस्टल्स को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, फिर से ध्यान से सुनेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक काइंड का एडिशन कंपाउंड होता है। ठीक है, या यूं कह सकते हैं कि वो मिक्स्ड कंपाउंड है। ठीक है, मिक्स्ड कंपाउंड है मतलब दो चीजों का मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है? जैसे एक सिंपल सॉल्ट और दूसरा सिंपल कंपाउंड। ठीक है, कोई भी, जैसे यहां पर देख रहे हैं कि कॉपर सल्फेट है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, इसको पानी में हमने डिसॉल्व किया, फिर इसका जो मिक्सचर बना उसको अलाउ किया एवापोरेट होने को, सारा वाटर निकल गया। जो क्रिस्टल बचेंगे, ये क्रिस्टल यहां पर जो आएंगे वो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आ जाएंगे। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन सा होगा, यहां पे हम देखेंगे बच्चों उसको। ठीक है, ये कंपाउंड आपका आएगा कॉपर टेट्राएमीन सल्फेट। क्या आएगा बच्चे? ठीक, ये आएगा कॉपर टेट्राएमीन सल्फेट बेटा। अब एक बहुत ही
इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक बात आपको मैं यहीं पर सिखाता हूं, जो कि एक क्वेश्चन भी सीबीएसई ने अपने सैंपल पेपर में इस बार दिया था। उसमें सीबीएसई ने ये एक क्वेश्चन जैसे दिया था कि कॉपर सल्फेट का एक्वस जो सॉल्यूशन होता है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, कॉपर सल्फेट जो क्रिस्टल होते हैं वो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट होता है। ये सभी बच्चे जानते हैं कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट क्या है। अब ये तो ब्लू कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, ब्लू क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है, इन सॉलिड फॉर्म, किसके? कॉपर सल्फेट के। अब इसका जो रियलिटी में स्ट्रक्चर होता है उसमें जो वाटर के मॉलिक्यूल्स आप देख रहे हैं, ठीक है, 5, ये 5 के 5 वाटर मॉलिक्यूल ये कभी भी कॉपर सल्फेट के जब क्रिस्टल एग्जिस्ट करते हैं तो उसमें किस फॉर्म में रहेंगे? ये वाटर क्रिस्टलाइजेशन है। लेकिन सही मामले में इसको लिखना कैसे चाहिए? तो आंसर है, इसको लिखने का तरीका सही है कि यहां पे लिखना चाहिए CuH2O4, ठीक, और उसके बाद में हमें बेटा लिखना चाहिए SO4.H2O। बहुत ध्यान से देखिएगा, वास्तविकता में वाटर के 4 मॉलिक्यूल जो है वो कॉपर के साथ क्या है, ठीक है, वो इस तरीके से इसके साथ बाइंडेड है, जैसा कि यहां पे शो किया गया। अभी इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा ये क्या है फॉर्मूला। स्क्वायर ब्रैकेट में कुछ लिखा गया है, कॉपर है, कॉपर के बाद 4 वाटर के मॉलिक्यूल है, फिर उसके स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर SO4 है, .H2 है। ये इसको सही तरीका है लिखने का कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। लेकिन जब हम इसे अमोनिया के सॉल्यूशन के साथ मिक्स करेंगे, जैसे अब इसको क्या करेंगे, ठीक है, व्हेन डिसॉल्व टू वाटर, ठीक है, अब जैसे हम डिसॉल्व टू वाटर करेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा कि ये कहा जाता है कि आयनाइज हो जाएगा। आयनाइज होगा तो मतलब आयंस में जब टूटेगा तो जनरली आप पढ़ते हो कि ये कहीं ना कहीं कॉपर आयन सल्फेट आयन अलग अलग हो गया, ठीक है, और लेकिन सही मामले में, ठीक है, ये इस रूप में टूटता है जैसा कि यहां पे दिखा रहे हैं, ये इस फॉर्म में टूटेगा बच्चों, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। कॉपर के जो आयंस हैं, मतलब कॉपर सेकेंड आयन जो है वो हाइड्रेटेड आयन होते हैं, वो कॉपर के इंडिविजुअल कॉपर आयन ओनली नहीं है, वो हाइड्रेटेड आयन है, और 4 वाटर के मॉलिक्यूल उसके साथ, ठीक है, आपको कंबाइन दिखाई दे रहे हैं। अब ये कैसे कंबाइन है ये समझने वाली बात है, यही इस चैप्टर में पढ़ना है। फिर इसमें देखिएगा क्या होगा, इसके अलावा ये किस में टूटेगा, इसके अलावा ये सल्फेट आयन में टूटेगा। अच्छा, सल्फेट आयन भी इस तरीके से नहीं रहेंगे, सल्फेट आयन के चारों तरफ भी कहीं ना कहीं उसके कांटेक्ट में वाटर के मॉलिक्यूल आ जाएंगे, वो भी हाइड्रेटेड ही होगा। लेकिन हमारा इंटरेस्ट उससे नहीं है, क्योंकि यहां कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की केमिस्ट्री सिर्फ इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई बात से होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इस कंपाउंड को कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट बना देती है। तो इसी बात को आपको यहां पे समझना है बच्चे, ठीक है। मेरे ख्याल से बात आपको बहुत समझ में आ रही होगी कि अब यहां पे जब इसके साथ में हम मिक्सचर लेंगे, किसका, इसके साथ में अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर लिया, अगर यहां पे बच्चे हम क्या करते हैं कि अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर लिया, अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर इसको हम मिक्स कर देते हैं, यानी कि कैसे किया समझेंगे इस बात को। ऐसे एक ठीक मिक्सचर हमने बनाया था, पहले इसमें हमने कॉपर सल्फेट ठीक वाटर में डिसॉल्व किया था। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें क्या करना है बच्चे, उसके बाद हमें यह काम करना है कि इसमें डिसॉल्व कर देना है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब बेटा हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी इसमें डाल दिया। अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड जब इसमें ऐड किया तो उसके बाद हो क्या रहा है, आखिरकार जरा देखते आइए, उसके बाद हो क्या रहा है। उसके बाद जो आपने यहां पे देखा कि वाटर के यहां पे ये 4 मॉलिक्यूल आप देख रहे हो, ठीक है, इन वाटर के 4 मॉलिक्यूल को जो कि कॉपर के साथ, ठीक है, जुड़े हुए थे, कॉपर आयन के साथ जुड़े हुए थे, जिस तरीके से बॉन्डिंग दिखाई गई है, वहां पर उसको रिप्लेस कौन कर देते हैं, अमोनिया के मॉलिक्यूल करेंगे। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, आखिरकार अमोनियम हाइड्रोक्साइड की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH किससे मिलकर के बना है, जरा ध्यान से देखिए। तो ये टूटता तो है NH4+ और ठीक कहीं ना कहीं OH- में, किसमें टूटेगा, ये टूटेगा अमोनियम आयन में, और इसके साथ साथ में किसमें टूटेगा बच्चा, हाइड्रोक्साइड आयन में। लेकिन सही मामले में देखा जाए तो वास्तविकता में ये अमोनिया का एक्वस सॉल्यूशन है, NH3+H2 है। और ध्यान से समझिएगा बात। तो जब यहां पे, क्योंकि ये यहां पर अगर मीडियम आप देखोगे तो कॉपर सल्फेट एक ऐसा सॉल्ट है जो कि कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि एसिडिक सॉल्ट है। क्यों एसिडिक सॉल्ट है, क्योंकि वो H2SO4 से और कॉपर हाइड्रोक्साइड से ही बना होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि यहां पे जो एनायन है वो सल्फेट आयन है जो कि स्ट्रॉन्गर एसिड को बिलोंग करता है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्गर एसिड को बिलोंग करता है, इसका मतलब एसिडिक मीडियम था, और एसिडिक मीडियम जब रहेगा तो एसिडिक मीडियम में कहीं ना कहीं जो अमोनियम है, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, वो एसिडिक मीडियम में किस फॉर्म में आ जाएगा, बहुत क्लियर है कि वहां पे
वो अमोनिया में आ जाएगा, वापस अमोनिया की फॉर्म में वापस आ जाएगा। ठीक है, कि एसिडिक मीडियम में, मतलब अगर एसिडिक मीडियम में रखेंगे तो एसिडिक मीडियम में नहीं, एसिडिक मीडियम में अमोनिया माया नहीं रहेगा। लेकिन हम जब बेसिक मीडियम करेंगे, बहुत ज्यादा उसको बेसिक मीडियम दे देंगे, तो बेसिक मीडियम में जैसे आप ग्रुप 0 में देखते हैं अमोनियम के सॉल्ट को देखते हैं, डाइल्यूट NaOH डालते हैं तो अमोनिया बाहर आ जाता है। तो उसी तरीके से बेसिक मीडियम जब रहेगा तो बेसिक मीडियम के केस में क्या होगा, तुरंत अमोनिया बाहर आ जाती है। लेकिन यहां पे आपको यही देखना है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड जब सोल्यूशन लिया गया दरअसल, तो यहां पे ठीक अमोनिया धीरे 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 करके इससे रिलीज होगी। अगर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड को छोड़ दें तो खुले में छोड़ दें तो उसमें से वाटर इवापोरेट होगा, धीरे धीरे करके जो है वाटर इवापोरेट होगा, तो बाकी बचेगी क्या, अमोनिया। अमोनिया ठीक भी साथ साथ में डिकम्पोज होकर के अलग होने लगेगी। वही अमोनिया के मॉलिक्यूल जो होंगे वो इनको रिप्लेस करेंगे वाटर के मॉलिक्यूल को, और यहां पे क्या बना देंगे, ध्यान से समझिएगा, यहां क्या बनाएंगे, ये बच्चे बना देंगे इस तरीके से, इसके साथ में मिलकर के अगर देखेंगे आप तो जो 4 मॉलिक्यूल जो थे वहां पर वाटर के, उनको अमोनिया के 4 मॉलिक्यूल ने रिप्लेस किया और दरअसल ये आयन बना दिया। किससे बनाया, जरा ध्यान से फिर देखिए। ठीक है, किससे बनाया, जरा ध्यान से देखिए, इससे बनाया। ठीक है, क्लियर है। 4 वाटर के मॉलिक्यूल थे, इन 4 वाटर के मॉलिक्यूल को अमोनिया के 4 मॉलिक्यूल ने क्या किया, रिप्लेस कर दिया। जरा ध्यान से देखिए, यहां पे 4 वाटर के मॉलिक्यूल जो है, ठीक है, 4 वाटर के मॉलिक्यूल है बच्चा, ठीक है, 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, इनको रिप्लेस किया, इनको हटाया, ठीक, और इसकी जगह पे कौन आ गया, 4 अमोनिया के मॉलिक्यूल आ गए। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे आप देखते हो कि हाइड्रेटेड निकल आयन है, ठीक है, एक बात बहुत समझना ध्यान से, ये एनसीईआरटी का ही डेटा है। निकल आयन कभी भी आप देखोगे तो निकल का कोई भी सॉल्ट अगर होगा, मैं कहता हूं जैसे मान लेते हैं निकल क्लोराइड है, तो निकल क्लोराइड या कोबाल्टस क्लोराइड अगर उसको हमने वाटर में डिसॉल्व किया तो निकल आयन, कोबाल्ट आयन किस फॉर्म में रहते हैं, तो वो दरअसल इस फॉर्म में रहते हैं, जैसे कि आप यहां पे देख रहे हो निकल आयन या हाइड्रेटेड निकल आयन ऐसा होगा। ऐसे कोबाल्ट अगर कोबाल्टस क्लोराइड है, COCl2 है, ठीक है, कोबाल्टस क्लोराइड पिंक कलर के ऐसे, ठीक है, रोज पिंक कलर के उसके क्रिस्टल होते हैं, तो कोबाल्टस क्लोराइड को अगर आप देखोगे तो वो भी H2O6 ऐसा दिखाएंगे हम, ये हाइड्रेटेड आयन इन फॉर्म में रहते हैं। तो दरअसल क्या है कि यहां पे यही केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसी केमिस्ट्री को आपको पढ़ना है, ठीक है। तो दो जब मिक्सचर बना रहे हैं, 2 चीजों का मिक्सचर बना रहे हैं, 2 कंपाउंड्स को जब मिक्स कर रहे थे, एक्वस सॉल्यूशन उनके मिक्स किए, उसके बाद उसको इवापोरेट होने को अलाउ किए, तो जो क्रिस्टल बन के आया, दरअसल वो क्रिस्टल एडिशन कंपाउंड के फॉर्म में है, वो एडिशन कंपाउंड है। वो एडिशन कंपाउंड एक कोऑर्डिनेशन होता है और दूसरा होता है डबल सॉल्ट, ठीक है। एक क्या होगा, एक होगा डबल सॉल्ट और दूसरा क्या होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बच्चे बहुत ध्यान से समझ लीजिए बात को, ठीक है। तो इसी बात को आपको समझना क्लियर है। तो मेरे ख्याल से ये बात बहुत क्लियर है, यहां पे बच्चों को बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ रही होगी कि फिर से यहां पे देखते हैं कि जो एडिशन कंपाउंड था हमारा, एडिशन कंपाउंड बच्चे 2 तरह का होता है। एक हो गया बच्चे कौन सा, कोऑर्डिनेशन, ठीक है, और दूसरा होता है बच्चे डबल सॉल्ट। तो डबल सॉल्ट की बात करें तो डबल सॉल्ट के केस में क्या है, जैसे लाइक हम देखते हैं फेरस अमोनियम सल्फेट, जिसको मोर साल्ट भी कहते हैं, FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4.6H2O, ये बच्चे सभी जानते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज मोर साल्ट, ठीक है। इसी तरीके से आप देखें तो पोटाश एलम हो गया, तो ये पोटाश एलम अगर देखेंगे तो ये किसका किसका मिक्सचर है, K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस .24H2O, इसको पोटाश एलम कहते हैं। क्रोम एलम में एल्यूमिनियम की जगह पर क्या होगा, क्रोमियम होगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की अगर बात करेंगे बच्चे, तो इसके केस में कौन कौन से एग्जांपल आपको जैसे मिलने वाले, लाइक यहां पे आपने देखा कॉपर टेट्राएमीन सल्फेट, कॉपर टेट्राएमीन सल्फेट आपने देखा बेटा। इसके अलावा देखा आपने दूसरा केस पोटेशियम फेरोसाइनेट K4FeCN6। जिस तरीके से ये देख रहे हैं आप, एक बहुत इंपॉर्टेंट आप रिएजेंट कहीं ना कहीं लैब में यूज करते हो, ग्रुप 0 के एनालिसिस में अमोनियम आयन जब भी आपको मिलता है तो उसका आप कंफर्मेटरी टेस्ट करते हो, तो आप नेस्लर रिएजेंट डालते हो। तो नेस्लर रिएजेंट आपने देखा होगा K2HgI4, ऐसा लैब में आपको मिलता है नेस्लर रिएजेंट, जिसको अगर हम अमोनियम साल्ट के सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट देता है, ठीक है। ये सभी आप देख चुके हैं। तो ये जो कंपाउंड्स आप देख रहे हो, ये कंपाउंड जो आप देख रहे हो, ये सब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, और ये आप कहीं ना कहीं लैब में यूज करते हो। मोर साल्ट आपने देखा ही है, बहुत यूज किया जाता है
टाइट्रेशन के केस में FAS बोलते हैं इसको, शॉर्ट में FAS भी बोलते हैं, FAS इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इसको FAS भी प्यारे बच्चों बोलते हैं, FAS, ठीक है, ये जानते हो आप। तो ये कंपाउंड दोनों ही एडिशन कंपाउंड है, लेकिन अब इसके उस पर्सपेक्टिव की बात करते हैं जिसको हम यहां पर यूज करेंगे इन द डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये तो थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन है। अब इसमें उसमें अंतर क्या, इसमें उसमें अंतर क्या, आइए देखते हैं इसमें अंतर क्या है। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा इसमें अंतर क्या है। पहली बात तो ये देखते हैं, ठीक है, आइए देखते हैं अंतर बच्चों क्या है इसमें। बहुत ध्यान से देखिएगा, अंतर यह है बच्चों कि जब भी हम बात करेंगे इस कंपाउंड की, तो इसके अंदर जितने भी आप आयन देख रहे हो ना, जैसे आप देख रहे हो फेरस आयन, सल्फेट आयन, इसी तरीके से यहां पे देखोगे अमोनियम आयन, ये 3 आयन है हमारे FAS में। फेरस अमोनियम सल्फेट में 3 आयन है, फेरस आयन, सल्फेट आयन, अमोनियम आयन, सबका टेस्ट देगा। एस्टिमेशन अगर क्वालिटेटिव एनालिसिस करोगे तो सब टेस्ट आएगा। फेरस आयन का जो भी टेस्ट होता है वो भी पॉजिटिव आएगा, सल्फेट का टेस्ट रेडिकल का टेस्ट देगा, अमोनियम रेडिकल का भी ये टेस्ट देगा। क्लियर है। अगर मान लेते हैं कि आपने फेरस अमोनियम सल्फेट लिया और इसका ओरिजिनल सोल्यूशन बनाया, इसमें आपने डाइल्यूट NaOH डाला, तो अमोनिया की स्मेल आएगी पक्का, तो ग्रुप 0 तुरंत दे देगा ये। लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे कि ग्रुप 0 अगर आ गया, तो उसके बाद अगर सोचोगे कि इसमें से अब कोई और कैटायन है कि नहीं है, आप उसके बाद में अगेन फ्रेश एकदम जो है सोल्यूशन बनाइए और उसमें सीधे जो है डाइल्यूट HCl डालिए। डाइल्यूट HCl डालने से यहाँ पे कोई PPT नहीं आएगा, क्योंकि वो ग्रुप फर्स्ट इसमें लेड नहीं है। अगर फिर H2S पास कराओगे, ठीक है, तो भी आपको कुछ भी यहां मिलने वाला नहीं है। लेकिन जैसे आप ग्रुप सेकंड के बाद थर्ड पे जाते हो, आयरन है, एल्यूमिनियम है, तो आप जानते हो कि उसके लिए अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, ये ग्रुप रिएजेंट्स हैं, ठीक है। तो इसको जैसे ही आप डालोगे तो कहीं ना कहीं ये तुरंत जो है आयरन का टेस्ट दे देगा। तो ये फेरस आयन का, ठीक है, जो है ऑक्सीडेशन हालांकि होगा, वहां हम थोड़ा सा नाइट्रिक एसिड मिलाते हैं, फेरस अगर होता है तो वो हमें पता है कि फेरिक का टेस्ट अगर कर रहे हैं, फेरस से कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उसको ऑक्सीडाइज करके फेरिक में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसके बाद उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड मिक्स करते हैं, तो वो वहां पर तुरंत प्रेसिपिटेट आ जाएगा। और वो प्रेसिपिटेट आते ही हम उसको फिल्टर वगैरह करते हैं, प्रेसिपिटेट को फिल्टर करके फिर उसको रीडिजोल्व करते हैं, रीडिजोल्व करके फिर उसके बाद में हम उसका एस्टिमेशन करते हैं, कंफर्मेशन करते हैं। एल्यूमिनियम का जिलेटिनस व्हाइट आता है और इसका आयरन का आप देखोगे तो रेड कलर का, ब्राउन रेड कलर का PPT आ जाता है। तो ये मतलब ये आयरन का भी टेस्ट देगा, सल्फेट का भी देगा, फिर एनायन का जब करेंगे तो उसमें, ठीक, और इसमें अमोनियम भी टेस्ट देगा। लेकिन अगर हम बच्चों बात करें कॉपर टेट्राएमीन सल्फेट की, अगर ये आपको सॉल्ट दे दिया जाए कॉपर टेट्राएमीन सल्फेट, ठीक, तो कॉपर टेट्राएमीन सल्फेट के क्रिस्टल अगर आपको दे दिया, आपने उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया, तो एक्वस सॉल्यूशन बनाने पे विश्वास मानो आपको कॉपर का टेस्ट, यानी कि आप सोचो कि ग्रुप सेकंड में जब आप क्या करते हो, डाइल्यूट HCl मिला करके सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाते हो और उसमें डाइल्यूट HCl मिक्स करके उसमें से H2S गैस पास करते हो, तो वो PPT अगर आएगा तो ग्रुप सेकंड प्रेजेंट होता है। लेकिन ये यहां PPT नहीं देगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मतलब कहने का मतलब कि इस सॉल्ट को, कहने का मतलब इस सॉल्ट को अगर आपने एक टेस्ट ट्यूब में लिया, इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया, यानी कि ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाया, इसका आपने ओरिजिनल सॉल्यूशन बना लिया, OS बना लिया, और इसका ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाने के बाद में आप इसमें क्या डाल रहे हो, ठीक है, इसमें आप डाल रहे हो, मान लेते हैं इसमें आपने, ठीक है, डाइल्यूट HCl मिलाया, और डाइल्यूट HCl मिलाने के बाद में क्या कर रहे हो बच्चा, ठीक है, उसके बाद में आप कहीं ना कहीं इसमें से पास कर रहे हो, ठीक है, H2S गैस पास कर रहे हो। तो H2S गैस को पास कराने पर भी बेटा क्या होगा, ये टेस्ट पॉजिटिव नहीं देगा, मतलब यहां कोई प्रेसिपिटेट नहीं आएगा। जबकि नॉर्मली अगर आप कॉपर सल्फेट लेके ऐसा करें तो तुरंत PPT देगा। तो अंतर क्या है, यही आपको पढ़ना है इस चैप्टर में, कि आखिरकार ये कॉपर टेट्राएमीन सल्फेट जो है, ये कॉपर का पॉजिटिव टेस्ट नहीं दे रहा है, मीनिंग हम यहां पे कहेंगे नो प्रेसिपिटेट। लेकिन यही काम अगर हम कर रहे होते किसके साथ में, कॉपर सल्फेट के साथ में, तो कॉपर सल्फेट के साथ में ये टेस्ट आता। कॉपर सल्फेट के केस में अगर मैं बात करूं, कॉपर सल्फेट का जो है, ठीक, अगर मैं यहां पर एक्वस सॉल्यूशन लेता तो कॉपर सल्फेट के केस में पॉजिटिव टेस्ट आता, पॉजिटिव टेस्ट आता, यहां PPT आता, यहां PPT आता, प्रेसिपिटेट आता। अब ये प्रेसिपिटेट आने का मतलब है कि कॉपर आयन यहां पे टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है। इसका मतलब कि यहां पर ये जो कॉपर आयन है, ठीक है, ये कॉपर आयन यहां पे टेस्ट दे रहा है, और ये कॉपर आयन यहां Cu++ होते हुए भी टेस्ट क्यों नहीं दे रहा है, क्यों नहीं टेस्ट दे रहा है, इसका रीजन क्या है। यही कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को इंपॉर्टेंट बनाता है। और आपको मैं बता दूं खास तौर पर बात कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की केमिस्ट्री
मास्टर्स लेवल पर भी बहुत ज्यादा पढ़ाया जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, भारी पड़ी है पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थोड़ी सी चीजें जो है मैं आपको दिखाऊंगा जरूर, ठीक है, लेकिन एक सेपरेट क्लास में कि आखिरकार कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आगे कहां तक जाती है, ताकि आपका कभी मन हो तो आप उस वीडियो को जरूर देख सके। तो ये मैं जरूर बताऊंगा आपको, जिसमें आप कोऑर्डिनेशन नंबर जैसे आप देखते हैं, आप कोऑर्डिनेशन नंबर कहां से देखते हैं, आप कोऑर्डिनेशन नंबर इस चैप्टर में बहुत ज्यादा पढ़ते हैं तो 4 पढ़ते हैं, आप 6 पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं आप 5 भी कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ लेते हैं, लेकिन आपको बहुत जान के हैरानी होगी कोऑर्डिनेशन नंबर जो शुरुआत होती है वो कहां से शुरू होती है और वो 12 तक जाती है, 12 तक कहीं ना कहीं पहुंचते हैं। तो ये सब चीजें, उसकी क्या ज्योमेट्री होगी, क्या उसका शेप होगा, वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत हैरानी होगी आपको ये सब बातें जान करके, और कहीं ना कहीं आप स्प्लिटिंग टेट्राहेड्रल की, ऑक्टाहेड्रल की पढ़ते हो, लेकिन एडवांस लेवल की हम बात करेंगे तो स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री का भी अगर हम कहें कि उसमें अगर कहीं स्प्लिटिंग होगी तो क्या होगा, अगर क्यूबिकल ज्योमेट्री होगी तो उसमें अगर स्प्लिटिंग होगी तो क्या होगा, ठीक है। तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, सब चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी। आप मेहनत करते रहिए, एलिमेंट एड्यूटेक आपको इसी तरीके से आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा, ठीक है। तो कुछ टेक्निकल दिक्कतें कभी कभार आएंगी, उससे घबराना नहीं है, बहुत सारा ये टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है। टेक्नोलॉजी चलती कैसे आपको पता है, खुद एक जो है एक तरीके का रोबोट है, ये जो हमारे सामने यहाँ पे खड़ा है, एक तरीके का आईफोन है जिसको कह सकते हैं। तो कोई इसमें इश्यू नहीं है, आराम से चलते हैं। तो यही आपको सबसे पहले पढ़ना है कि आखिरकार कॉपर टेट्राएमीन सल्फेट ने कॉपर का टेस्ट क्यों नहीं दिया और कॉपर सल्फेट ने टेस्ट दे दिया, ठीक है। यही इंपॉर्टेंट बात है। तो सबसे पहले यहां पे एक बात नोट करनी होगी हमको, ठीक है, जो कि आप नोट कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। देखिए शॉर्ट में नोट कर लीजिएगा, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं ना बेटा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये बात असल में इतना मैं नहीं बताता तो आपको ये वाली डेफिनेशन थोड़ी सी डाइजेस्ट नहीं होती। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स स्टेबल होते हैं इन सॉलिड फॉर्म, ठीक है, एज वेल एज इन एक्वस सॉल्यूशन, या मैं यहां पर लिख देता हूं इन मॉल्टेन फॉर्म एज वेल। ये ज्यादातर कहीं आपको बहुत ज्यादा डेफिनेशन ये मिलती नहीं है, लेकिन मैंने ये अलग से इन मॉल्टेन फॉर्म में एज वेल लिख दिया। इसका मतलब क्या, मतलब क्रिस्टल लिक्विड फॉर्म में अगर गया तो भी वो स्टेबल है। मतलब स्टेबल का मतलब क्या है, स्टेबल का मतलब है कि वो सॉलिड फॉर्म में जिन 2 आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था, अब लिक्विड होने पर भी मॉल्टेन फॉर्म में चाहे वो एक्वस सॉल्यूशन बन जाए, उसके आयन चाहे अलग भी हो जाए, लेकिन वो वही 2 आयन रहेंगे जो उसके सॉलिड फॉर्म में थे, उसके अलावा कुछ नया नहीं बनने जा रहा है। लेकिन आप देखें अगर कहीं ना कहीं, तो अभी आपने देखा था FAS फेरस अमोनियम सल्फेट जो कि डबल सॉल्ट था, तो फेरस आयन, सल्फेट आयन, अमोनियम आयन सब अलग अलग हो गया था। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से ये बात सबको समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से। क्लियर है? ठीक है। तो यहां पे देखेंगे हमारे साथ कुछ बच्चे हैं साथ में, कुछ कह रहे हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, राइजिंग स्टार, जितनी बार भी आप पढ़ेंगे आपको, ठीक है, इंटरेस्टिंग पढ़ने को मिलेगा। और हम लोग ठीक है इंटरेक्टिव पढ़ाते हैं बेटा, ठीक है। तो आपको यहां पर पढ़ाई में ये कुछ रटाया थीम नहीं मिलेगा, कुछ ऐसा नहीं मिलेगा। अभी आपने क्लास अगर दोपहर में की होगी जो कि ठीक है, तो आपने देखा होगा कि उसमें इस फ्लो में इस तरीके से नहीं चल रहा था लेक्चर। तो रीजन है क्योंकि हाउ टू एडुकेट, ठीक है, वो हमें बनाना है आपको उस तरीके से, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, ये सब चीजें भी सीखेंगे, लेकिन पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात आपको नोट करनी है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, जो स्टेबल होते हैं सॉलिड फॉर्म में एज वेल एज इन एक्वस सॉल्यूशन। इसका मतलब कि ये केवल 2 ही आयन देते हैं, केवल 2 आयन देंगे, एक केटायन और एक एनायन। बहुत ध्यान से बात समझना, यहां पर एक वर्ड में बात को निपटाते हैं, ठीक है। गिव ओनली 2 आयंस, ठीक है। मतलब 2 आयंस कहने का मतलब 2 ही आयन देते हैं, मतलब क्या हुआ कि एक तो देगा कॉम्प्लेक्स केटायन या कॉम्प्लेक्स एनायन, और दूसरा देगा सिंपल केटायन या एनायन। बहुत सिंपल से बात समझना, इसका मतलब यह है कि वो एक से ज्यादा केटायन नहीं देगा। मतलब फिर से समझेंगे इस बात को, फिर से इस बात को समझेंगे। मतलब कहने का यह हुआ कि जैसे आप ये मत सोचना कि यहां पर मैंने अगर मान लेते लिख दिया कॉपर टेट्राएमीन सल्फेट, तो कॉपर टेट्राएमीन सल्फेट जब बच्चा टूटेगा तो ये दरअसल कॉपर टेट्राएमीन
ये आयन और सल्फेट आयन, ये दो आयन देगा, मतलब ये दो आयन देगा। अब ये ऐसा नहीं है कि ये अमोनियम आयन दे दे, कॉपर आयन दे दे, सल्फेट आयन दे दे। हाँ, संख्या की बात नहीं कर रहा हूं, इनको जोड़ करके दो की बात मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है। दो ही तरीके के आपको आयन मिलेंगे, टू काइंड। मैं इसमें थोड़ा सा यहां पर ओनली टू काइंड आयंस, दो प्रकार के आयन मिलेंगे, ठीक। अब वो दो प्रकार के आयन कौन से हो सकते हैं? एक कॉम्प्लेक्स केटायन और एक एनायन। जैसे यहां देखो आप, ये केटायन कॉम्प्लेक्स है, ये केटायन क्या बच्चा? कॉम्प्लेक्स देख रहे हो, ठीक है, क्लियर है। और इसी तरीके से अगर हम देखेंगे तो यहां पर आपको, ठीक है, एनायन कॉम्प्लेक्स का मैं एक केस दिखाता हूं बच्चे, ठीक है। जैसे आप पोटेशियम फेरोसाइनेट देखो, K4FeCN6, K4FeCN6 जब भी टूटेगा तो ये 4K+ में टूटेगा और फेरोसाइनाइड आयन में टूटेगा, ठीक है, फेरोसाइनाइड आयन में। तो फेरोसाइनाइड आयन में और 4K+ में मिल रहा, कुल मिला के तो 5 आयन है, लेकिन काइंड दो है। एक क्या है? एक क्या है? सिंपल केटायन है। एक क्या है? सिंपल केटायन है। और दूसरा क्या है? कॉम्प्लेक्स एनायन है। कॉम्प्लेक्स एनायन, एक सिंपल केटायन है और दूसरा कॉम्प्लेक्स एनायन है। अभी पिछला केस जो देखा था उसमें आपको दिखाई दे रहा था कॉम्प्लेक्स केटायन और सिंपल एनायन दिख रहा था, या ठीक। अब इसके बाद एक केस और देखेंगे जिसमें ये हो सकता है, मान लेते हैं यहां पर मैं लिख देता हूं CONH3(6). बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आज अपने तरीके से सिखाऊंगा, बहुत इजी बना के सिखाऊंगा, ठीक है। 1.5 घंटे की, लगभग 2 घंटे की क्लास के अंदर मैं आपको पूरी जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो अपने वे में इतना अच्छे तरीके से सिखा दूंगा, आज कमजोर से कमजोर बच्चा भी सीख जाएगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, बिल्कुल आसान शब्दों में सीख जाएगा, जिससे कि वो क्वेश्चन आराम से करे आएगा, इसका ये गारंटी है, ठीक है। एकदम क्लास को कोई स्किप नहीं करिएगा, बिल्कुल आराम से जुड़े रहिएगा, एक एक पॉइंट आपको ध्यान से सुनना है। और 1.5 से 2 घंटे की क्लास ओवर होने के बाद में कोई भी ऐसा सवाल नहीं होगा कोऑर्डिनेशन का जो आप ना कर पाइए, ये गारंटी है मेरी। इसमें कहीं से कुछ नहीं सोचना है, बस आराम से सुनते जाइए, लिखते जाइए, जहां पर जो भी नोट करना है सारी चीजें। एनसीईआरटी को भी एट लास्ट मैं पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा, एक एक उसकी लाइन एक्सप्लेन कर दूंगा, कुछ भी इसमें हम नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, क्लियर। तो देखिए, जैसे यहां पे मैं लिखने आ रहा हूं कि एक कंपाउंड, जरा ध्यान से देखना, जैसे जो आप पढ़ चुके हो, अगर आपका रिवीजन अगर हो रहा है तो देखिए यहां से आपको मिलेगा सब कुछ। जैसे लिखा CONH3(6) और इसके साथ में एक और मैं यहां पर ठीक कॉम्प्लेक्स लिखने जा रहा हूं, और उसमें यहां पर मैं लिखूंगा क्या, जो बच्चों को थोड़ा सा आइडिया होगा वो समझ रहे हैं कि मैं क्या लिखने वाला हूं। मैंने कंपाउंड लिख दिया, ये यहां पे एक स्क्वायर ब्रैकेट में CONH3(6) है, आगे CrCN(6) है, स्क्वायर ब्रैकेट में दोनों ही लिखे गए। इसका मतलब बहुत ही क्लियर है कि जब ये टूटेगा तो ये एक कॉम्प्लेक्स केटायन और एक कॉम्प्लेक्स एनायन देगा प्यारे बच्चों, ठीक है। ये क्या देगा? ये देगा आपको CONH3(6). ये वाला सवाल बच्चों को बहुत परेशान करता है, यहां पे इसके ऊपर 3+ आएगा, ध्यान देना। इस पर जो है ना बच्चों, ठीक है, रहेगा कितना? 3+। ये मैंने कैसे आखिरकार लिख दिया? यही सवाल आपको तंग करता आया है, कैसे मैंने 3+ लिख दिया और कैसे इसके ऊपर मैंने 3- लगा दिया, क्योंकि ये आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में भी तंग करता है। अगर कहीं इसकी ज्योमेट्री पूछ ली गई तो भी तंग करता है कि ऑक्सीडेशन नंबर कहां से आया, क्योंकि ये क्लास तो सिंगल शॉट में आपका पूरा रिवीजन चल रहा है। तो आप ये समझिए कि ये जो कोऑर्डिनेशन ठीक कॉम्प्लेक्स था, इसमें कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में, ठीक है, कॉम्प्लेक्स केटायन भी है, कॉम्प्लेक्स एनायन भी है। तो मैं अगर ये बात कहूं, यहां पे जो मैंने यहां पर बात लिखी थी, ये दो तरीके के आयंस देता है, कॉम्प्लेक्स केटायन या एनायन, सिंपल केटायन या एनायन, और इसमें एक चीज और ऐड करेंगे क्या, ठीक है, बोथ कॉम्प्लेक्स केटायन और, ठीक है, एंड कर देते हैं इसको कर देते हैं दरअसल हम एंड, ठीक है, एंड, क्लियर है, एंड एनायन, ठीक है। तो एनायन भी कॉम्प्लेक्स है, केटायन भी कॉम्प्लेक्स है। या एक चीज और देखेंगे, इसके केस में क्या देखने को बच्चा मिलेगा, ठीक है, एक चीज और मिलेगी, जरा हम यहां पे देखते हैं अगला केस एक और, सभी बच्चे समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है क्वेश्चन, NiCO4, इसको बोलते हैं टेट्रा कार्बोनिल निकल 0। अगर इसको हम वाटर में डिसॉल्व करें, अब सोचे कि इसको वाटर में डिसॉल्व कर दें, तो वाटर में डिसॉल्व
नहीं होगा, ये इनसोल्यूबल है, ये मतलब ये कोई आयन नहीं देगा ये। अच्छा, अगर ये डिजोल्व भी हो भी जाता है, या जैसे अगर मोल्टन फॉर्म की बात करें तो मोल्टन तो हो ही जाएगा, डिजोल्व की छोड़ दीजिए, सॉल्युबिलिटी है नहीं है, इस चक्कर में मत फंसिए, जाने दीजिए। यहां बात ये करते हैं कि अगर मान लेते, क्योंकि जैसे शुगर है तो शुगर भी तो डिजोल्व हो जाती है वाटर में, लेकिन शुगर अपने आयन से थोड़ी ना टूट जाती है, तो सॉल्यूबल है। लेकिन वो क्यों सॉल्यूबल है उस पर आप सॉल्यूशन में करते हैं, वो छोड़ दीजिए उसको। NiCO4 की अगर हम बात करें, मान लेते हैं डिजोल्व हो गया, डिजोल्व भी हो गया तो, लेकिन ये निकल आयन या ठीक है CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें टूटता नहीं है, तो ये कोई आयन नहीं देता, ठीक है, नो आयंस। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको आयंस पे डेफिनेशन को 4 बार लिखने से बेटर है कि आप एक ही बात लिखिए, जो स्टेबल हो सॉलिड फॉर्म में भी एंड एक्वस और मोल्टेन फॉर्म में भी, उन्हीं को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहा जाता है। दैट्स इट। क्लियर बच्चे? मेरे ख्याल से बात समझ गए होंगे। जो एक्वस सॉल्यूशन में, मोल्टेन फॉर्म में, दोनों में स्टेबल है, ठीक है, और साथ साथ में सॉलिड फॉर्म में भी स्टेबल है, वही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया। क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है? मतलब यहां पे आपने 4 काइंड के कंपाउंड देखा है, यहां मैं अलग से इसको अगली स्लाइड में दिखा देता हूं, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा बात को। अगर आपने ये चीज यहां से समझ लिया, जो मैं 4 फार्मूले लिखने जा रहा हूं, इसी पे पूरी केमिस्ट्री चल रही है, इसी पे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इसी पे चल रही है, इसी पे ही आपको समझना है, इसी में आईपीसी नोमेनक्लेचर, इसी के अंदर आपको कहीं ना कहीं, ठीक है, आइसोमेरिज्म, इसी में कहीं ना कहीं बॉन्डिंग वगैरह की सारी बात होगी बड़े प्रेम से, बहुत आराम से सुनिएगा, ठीक है, आई थिंक सो। ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले आप देखिए K4FeCN6 एक फार्मूला, दूसरा फार्मूला क्या है, कॉपर टेट्राएमीन सल्फेट आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है, और तीसरा फार्मूला की अगर हम बात करें तो तीसरा फार्मूला कौन सा है, अभी जो मैंने लिखा था CONH3 एंड CrCN6 बच्चा, एंड एक लिख दिया हमने NiCO4। अब ध्यान से समझना, यहां पे अगर हम कहें तो ये, ठीक है, सिंपल केटायन, कॉम्प्लेक्स एनायन, ठीक है, कॉम्प्लेक्स एनायन, सिंपल केटायन, कॉम्प्लेक्स, ठीक है, केटायन और सिंपल एनायन, कॉम्प्लेक्स केटायन, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स एनायन, यहां पे नो आयन। अब बात करते हैं कि इनमें जो ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखी गई है एंटिटी, इसको क्या कहते हैं, जो बाहर लिखा गया इसको क्या कहते हैं, क्लियर है? तो इसको पढ़ेंगे ऐसे, पार्ट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। पहली बात तो ये होगी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, आपने देखा कि एडिशन कंपाउंड होता है जो कि स्टेबल होता है एक्वस सॉल्यूशन में भी, मोल्टेन फॉर्म में भी और सॉलिड फॉर्म में भी। अब इसके पार्ट्स क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो ध्यान से समझना, पार्ट्स इसके होते हैं 2, ठीक है, 2 पार्ट है, लेकिन ये जो डेफिनेशन आ रही है, 2 पार्ट्स वाली जो डेफिनेशन आ रही है वो इस पे लागू नहीं होगी, ध्यान से देखना। इसीलिए मैं यहां पर पहले फार्मूले मैंने पहले क्लियर कर दिए थे, सारी बात पहले क्लियर कर दी थी, ताकि आपको ये बात बहुत क्लियर हो जाए कि ये क्यों नहीं एप्लीकेबल हो रहा है उस पर। जरा देखिएगा ध्यान से, पार्ट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कहा जाता है कि यहां पे एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है और दूसरा आयोनाइजेशन स्फीयर होता है, ठीक है, एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर और दूसरा आयोनाइजेशन स्फीयर, 2 चीजें हैं। तो यहां पे जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा गया है, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में जो चीज लिखेगी, जो एंटिटी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है, ध्यान से समझना। जो एंटिटी स्क्वायर ब्रैकेट में लिखी गई है, ठीक, इन स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, द होल एंटिटी इज, उसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर बच्चा, उसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, बहुत ध्यान समझना, ठीक है। अब जो उसके बाहर है, अगर वो सिंपल आयन है, वो चाहे केटायन है चाहे एनायन, उससे मतलब नहीं है। जो भी सिंपल आयन है वो आयोनाइजेशन स्फीयर कहला रहा है, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या है, सिंपल आयन, ध्यान समझना, सिंपल आयन। अब बच्चों जो आप डेफिनेशंस बुक में पढ़ते हो, जरा सोच के देखो अपने दिमाग में, एक बार सोच के देखो कि आप ब्लाइंडली अगर उसको पढ़ते जा रहे हो और सिर्फ वही अपना कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, तो अगर किसी ने, भले आदमी आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया, ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया कि यहां बताओ कौन सा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, कौन सा आयोनाइजेशन स्फीयर है, तब आपका आंसर क्या होगा? आप जवाब दे पाएंगे?
इस केस में कौन सा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, कौन सा आयनाइजेशन स्फीयर है? आंसर पूछ रहा हूं मैं आपसे, बताइए क्या आपके पास आंसर है? जो क्वेश्चन सामने लिखा हुआ CONH3 होल 6 CrCN होल 6, इसमें कौन सा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, कौन सा आयनाइजेशन स्फीयर है? आंसर जरा पोस्ट करिए अगर कोई जानते होंगे तो। कुछ मित्र हैं हमारे साथ जो भी साथ में है, देखते हैं, आइए उनसे बात करते हैं, बोले। तो जो भी बता पाए, जिसको भी आता हो, चलिए बताइए। अवशेष जी, ठीक है, हिमांशु, राइजिंग स्टार, सैंडी, सभी लोग, कमलाकांत, जो जिसको भी ये आंसर पता हो, कोई बता सकता है इसका आंसर कि यहां पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है और आयनाइजेशन स्फीयर क्या है। तो सुनिए बहुत ध्यान से बात। देखिए, जब भी सिंपल आयन कोई होगा वो हमेशा आयोनाइजेशन स्फीयर होता है, और जब भी कोई कॉम्प्लेक्स आयन होगा वो हमेशा कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा। और हम अभी भी कोऑर्डिनेशन शब्द को बार बार जब भी कह रहे हैं तो हमारा मतलब सिर्फ और सिर्फ इसी की केमिस्ट्री से है। हमें आयनाइजेशन स्फीयर के आयन से बहुत मतलब बिल्कुल भी नहीं है। यहां अगर आंसर बोलूं मैं तो इसमें दोनों ही कोऑर्डिनेशन स्फीयर हैं, ये दोनों कोऑर्डिनेशन स्फीयर हैं। यानी कहने का मतलब ना तो ये क्रोमियम का ही कोई टेस्ट देगा पॉजिटिव, ना ये साइनाइड का टेस्ट देगा, ना ये कोबाल्ट का टेस्ट देगा, ना ही ये अमोनिया का टेस्ट देगा। मतलब किसी आयन का टेस्ट नहीं देगा। जो कॉम्प्लेक्स आयन है सिर्फ उसका कोई अगर टेस्ट है तो वो ही दे सकता है, अदरवाइज कोई इंडिविजुअल आयन का टेस्ट नहीं देगा। तो आई थिंक सो ये बात बहुत क्लियर होगी अभी आपको। ये बात क्लियर है बात को। इसी बात को वर्नर कैसे बता रहे हैं, आइए हम देखते हैं। ठीक है, इसी बात को बच्चों वर्नर कैसे बता रहे हैं, जरा देखते हैं, ध्यान से देखते हैं वर्नर क्या कह रहे हैं इसके मामले में। आइए दिखाता हूं। तो पहली बात तो हम यहां से कर लेते हैं, एक खास बात। जैसे ये आप देख रहे थे, अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, ये बात कहीं ना कहीं क्या बताया था कि एक डबल सॉल्ट है और कॉम्प्लेक्स, ये एनसीईआरटी कह रही है कि डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में अंतर क्या है। ठीक है, देखिए, बोथ डबल सॉल्ट एज वेल एज कॉम्प्लेक्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर स्टेबल कंपाउंड्स इन स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो। ये लाइन आपको जरूर नोट कर लेनी है, ये कंपटीशन में आती है 100%। किस रेशियो में? स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में, किसी भी रेशियो में नहीं। ठीक है, इन अ डेफिनिट रेशियो, एक डेफिनिट रेशियो में जब इसको मिक्स करेंगे तो ही ये कंपाउंड बनेगा। इसका मतलब both double salt as well as complexes are formed by the combination of two or more stable compounds in stoichiometric ratio. However, they're different in the fact, क्या कह रहा है? डिफरेंस पूछेगा। डिफर इन द फैक्ट दैट डबल सॉल्ट सच एज कार्नेलाइट, कार्नेलाइट क्या होता है? कार्नेलाइट क्या होता है बच्चा? कार्नेलाइट देखेंगे, कार्नेलाइट पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, हेक्साहाइड्रेट है कार्नेलाइट। इसके बाद में हमने अभी डिस्कस किया मोर साल्ट की बात किया, FeSO4, अमोनियम सल्फेट, ध्यान से देखिए, अभी बताया था हमने पीछे आपको, ठीक, और पोटाश एलम, ठीक है। आप पोटाश एलम का फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हो, KAlSO4 होल ट्वाइस भी लिख सकते हो, ठीक है, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट भी लिख सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा आप इसको K2SO4, Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O भी लिख सकते हो, ठीक है। और ठीक है, इसको KAlSO4 होल ट्वाइस डॉट 12H2O भी लिख सकते हो। वो कैसे आ गया बात समझिएगा। अगर इसको मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं पूरे फॉर्मूले को, तो ये फॉर्मूला वहां पे जो डिजायर्ड है वो आ जाएगा, ठीक, क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना, K 2 की जगह 1 हो जाएगा, Al, ठीक है, 2 की जगह पर 1 हो जाएगा, और SO4 4 की बजाय कितना हो जाएगा, 2, और वो 24 की बजाय हो जाएगा 12H2O। तो बच्चों ये एनसीईआरटी कह रही है, ये वाला फॉर्मूला। पोटाश एलम का फॉर्मूला जो लोग रटते हैं वो रटना बंद कर दें, बिल्कुल भी, ठीक है। अगर जीवन में कुछ करना है तो रटना बंद कर दीजिए, पहली बात। और एनसीईआरटी को एक एक लाइन को पढ़ जाइए, मेरी गारंटी है जेईई मेंस और नीट के क्वेश्चन आप मैक्सिमम क्वेश्चन देखेंगे डायरेक्ट आते हैं, ठीक है। ये मैं अभी 5 तारीख से कल अनाउंसमेंट एक कर रहा हूं जेईई मेंस का और नीट का, ठीक है। जब भी जो शेड्यूल बनेगा वो आपको पता चल जाएगा, उसमें दिखाऊंगा मैं आपको कि कितने क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं, कैसे आते हैं। तो देखिए, ये फॉर्मूला जो है आपका वो पोटाश एलम का है। कभी ऐसा फॉर्मूला आपको मिल जाए
मल्टीपल करेक्ट आंसर में मिल जाए तो ऐसा मत कर देना कि गलती करके इसको छोड़ के चले आना, ठीक है, ध्यान देना। इसी में अगर ये क्रोम एलम होता तो के एल की जगह के सी आर होता, ठीक। यहां देखेंगे ये डिसोसिएट होते हैं, किसमें होते हैं डिसोसिएट, बहुत ध्यान से देखिए, तो ये किसमें डिसोसिएट हो रहे हैं, ये किसमें डिसोसिएट हो रहे हैं, इनटू सिंपल आयंस कंप्लीटली व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। हाउएवर, इंपॉर्टेंट बात, कॉम्प्लेक्स आयंस सच एज फेरोसाइनाइड, ठीक, ऑफ K4 FeCN6 डू नॉट डिसोसिएट इनटू Fe++ एंड साइनाइड आयन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यही बात आपको मैंने अभी बताई थी, ये एनसीईआरटी बोल रहा है बेटा कि कॉम्प्लेक्स और डबल सॉल्ट में डिफरेंस क्या है, ये आपने भी सीखा। फिर अभी हम बात कर रहे थे कि जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसके अंदर उसको क्या बोलते हैं, उसी की केमिस्ट्री से मतलब है, आइए देखते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से बात बहुत क्लियर होगी अभी आपको, ठीक है। अब यहां देखिएगा, यहां देखेंगे बच्चे, यहां देखेंगे आप, देखें ये वर्नर कह रहे हैं, वर्नर का ये कहना है कि वर्नर का ये कहना है कि यहां पे जो भी कंपाउंड आपके सामने लिखे हुए आपको दिख रहे हैं बच्चा, ध्यान दो, अगर कोबाल्ट का एक क्लोराइड है जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिक्स करके और फिर अलाउ किया गया था इवापोरेट होने को, तो उससे क्रिस्टल बने, वो जो क्रिस्टल बने उन क्रिस्टल्स को अगर हम देखेंगे, जो पीले रंग के क्रिस्टल थे, उन क्रिस्टल का कलर येलो था, उनको अगर पानी में दोबारा हम डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, और उसके साथ में सिल्वर नाइट्रेट मिक्स कर दें, इसके साथ में मान लेते हैं कि हमने क्या किया, इसके साथ में हम मान लेते हैं कि हमने सिल्वर नाइट्रेट मिक्स किया, ठीक है, ये जो आप सॉल्ट देख रहे हो, ठीक, सिल्वर नाइट्रेट इसके साथ में अगर हम मिक्स कर दें, तो सिल्वर नाइट्रेट मिक्स करने पे ये कह रहा कि ये सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट देता है, ये प्रेसिपिटेट आएगा, और सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट, ठीक है, जब देगा तो उसके कितने मोल आएंगे, आंसर दे रहा है कि 3 मोल आएंगे। अब ये 3 ही मोल क्यों आया, क्योंकि यहां पर जो इसके साथ 6 मोल अमोनिया के दिख रहे हैं, 3 मोल क्लोराइड आयन के दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। दूसरा उसी तरीके से देखें तो यहां पर COCl3 ये भी है, COCl3 ये भी है, COCl3 ये भी है, ये कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड तीनों है, ठीक है, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड तीनों है, लेकिन तीनों के क्रिस्टल का रंग अलग अलग है दोस्तों। क्यों रंग अलग अलग है, उसका रीजन क्या है, यही इस केमिस्ट्री को इंपॉर्टेंट बनाता है कि कंपाउंड तो कोबाल्ट का थर्ड क्लोराइड ही है, लेकिन इसका रंग अलग अलग है। क्यों कलर अलग अलग शो कर रहा है, क्योंकि वर्नर क्या बोल रहे हैं यहां पे, वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी आएगी, सबसे पहली थ्योरी आती है रिगार्डिंग द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वर्नर का कहना बच्चों ये था कि यहां पे जो आप दरअसल देख रहे हो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो देख रहे हो, अभी जो आपने देखा कॉम्प्लेक्स आयन जो देखा कोऑर्डिनेशन स्फीयर, उस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर उसने कहा कि जो सेंट्रल मेटल होती है, जैसे लाइक यहां पे देखेंगे कोबाल्ट, जो देख रहे हैं आप कोबाल्ट, तो कहना कि कोबाल्ट के साथ में जो जुड़ने वाले बाकी आयंस हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, वो 2 तरीके की वैलेंसी से जुड़ते हैं। एक वैलेंसी कौन सी है, एक वैलेंसी बोलता है कि वो है जो आयनाइज हो जाए, और एक वैलेंसी वो है जो आयनाइज नहीं हो। हमारा इंटरेस्ट इसी बात से था, हमारा इंटरेस्ट यही था शुरुआत से, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जब से पढ़ना शुरू किए तब से ये इंटरेस्ट था कि ये क्यों इसको पढ़ रहे हैं, ये क्यों स्टेबल होते हैं, वाइस वर्सा हम बात कर रहे थे, और इसको डबल सॉल्ट से कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, इस बात पे हमने पूरी चर्चा की थी, प्रैक्टिकली पूरी। तो वर्नर का यही कहना था कि ये जो सेंट्रल मेटल है, ये जो सेंट्रल मेटल है, ठीक है, ये आयन है, सेंट्रल मेटल आयन जो है, जनरली एक खास बात ये डी ब्लॉक का होता है, ये वर्नर ने नहीं कहा, लेकिन ये आपको ये बात पता होगी कि डी ब्लॉक का होता है। कुछ केसेस में ये एस ब्लॉक का भी हो सकता है, कब हो सकता है एस ब्लॉक का, या कभी क्या पी ब्लॉक का भी हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एस ब्लॉक का बहुत इंपॉर्टेंट है कि एस ब्लॉक का कहां कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स मिलता है, एस ब्लॉक के एलिमेंट का, ठीक है, एस ब्लॉक के कौन से एलिमेंट का कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स मिलता है, अगर बच्चों आप जानते हो जवाब दें तुरंत, इसमें जो है पोस्ट करें अपना जवाब जो है, ठीक है। एस ब्लॉक का एलिमेंट किस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर एग्जिस्ट करता है, आइए देखते हैं बच्चों के जवाब, देखते हैं क्या कुछ बच्चे कह रहे हैं। एस ब्लॉक, तो आइए देखते हैं। वेरी गुड अभिषेक, वेरी गुड आकाश, क्या वॉइस क्लियर है? अभिषेक क्या वॉइस क्लियर है? वॉइस में कुछ प्रॉब्लम है क्या? राइजिंग स्टार क्लास में दो,
देखिए मैं बताता हूं, जो एस ब्लॉक का केस आप क्लोरोफिल पे देखेंगे, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के केस में बच्चों आपको देखने को मिलेगा क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल में मैग्नीशियम का, ठीक है, जो एटम है वो वहां पर मैग्नीशियम आपको मिलेगा क्लोरोफिल के केस में। ये याद कर लीजिए आप 100%। 3 कंपाउंड जरूर याद करिएगा, 3 एग्जांपल जरूर याद करके रखिएगा। एक तो विटामिन B12, दूसरा हो गया आपका हीमोग्लोबिन, तीसरा हो गया क्लोरोफिल। ये आप नहीं भूल सकते, अगर ये भूल गए तो बहुत बड़ी गड़बड़ी है बच्चा। समथिंग, नॉट एवरीथिंग इज गोइंग रॉन्ग देन, ध्यान रखिएगा। क्लोरोफिल जिसकी वजह से आप ग्रीन लीव्स देखते हैं, क्लोरोफिल A हो, B हो, C हो, D हो, क्लोरोफिल बहुत तरीके का होता है, ABCD, ठीक है। तो क्लोरोफिल A हो, चाहे B हो, चाहे C हो, चाहे D हो, ठीक है। इन केस में, क्लोरोफिल के केस में मैग्नीशियम जो होता है, ठीक है, वहां पर पाया जाता है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। जैसे मैं यहां पर ठीक एक बात कर रहा हूं मैग्नीशियम की, वैसे हीमोग्लोबिन के केस में आयरन होता है। तो डी ब्लॉकियन जो है सेंट्रल मेटल जो होती है, इसके साथ में जो जुड़े हुए क्लोराइड आयन है, जो अमोनिया के मॉलिक्यूल है, ये 2 तरीके से जुड़े होते हैं। एक वो जो मुसीबत में साथ छोड़ देंगे, और एक वो जो मुसीबत पड़ने पे भी साथ में ही रहेंगे, और जो साथ में ही रहेंगे उनको बोलते हैं कि यार ये क्या गजब का कोऑर्डिनेशन है, ये कभी टूटता नहीं है। तो कहने का मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर एक ऐसा आयन होता है जिसमें सेंट्रल मेटल के साथ जुड़ी हुई जो स्पीसीज होती हैं वो एक विशेष तरीके के बॉन्ड से जुड़ी होती हैं। और बॉन्ड मतलब एक तरीके का अट्रैक्शन है, मतलब एक तरीके की कैपेसिटी ऑफ कंबाइनिंग है, मतलब एक तरीके की वैलेंसी है। इसी को बोलते हैं एल्फ्रेड वर्नर कि ये वाली वैलेंसी दोस्तों सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी वैलेंसी है बच्चों, सेकेंडरी वैलेंसी। और जो आयनाइज हो जाए, जो आयनाइजेबल हो, जो एक्वस सॉल्यूशन में या मोल्टेन फॉर्म में टूट के अलग हो जाए, वो है प्राइमरी वैलेंसी। आई थिंक सो कि बिल्कुल ट्रेडिशनल वे में अगर हम चलते, किताबी भाषा यूज करते, तो बहुत थोड़ा सा पजल हो जाता है यार, वही चीज तो बार बार पढ़ाता है हर कोई व्यक्ति, और फिर समझ में नहीं आती है बात। अभी आपको समझ में आ गया, मुसीबत में जो साथ नहीं छोड़ेगा, ठीक है, वो चाहे पानी में डुबो दो, चाहे आग दिखा दो, लेकिन वो साथ ना छोड़े। मतलब चाहे तो मेल्ट कर दो, चाहे वो पानी में घोल दो, और वो जो साथ नहीं छोड़ता वो कौन है? सेकेंडरी वैलेंसी है दोस्तों, और वो नॉन आयनाइजेबल होती है। क्या बात है, याद हो गया बच्चों को? इतनी सी बात थी, और इतनी सी बात को जो है बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से यहां पर समझाया जा सकता है, लेकिन वो किताबों में जो भाषा लिखी हुई है उस भाषा को जब बच्चे प्रयोग करते हैं तो समझ नहीं पाते। आइए उसका आंसर देखते हैं कि वो उसने क्यों यहां पर ये 3 मोल AgCl दिया था। आइए दिखा देता हूं मैं आपको। देखिए दरअसल वहां हुआ क्या है, वहां हो ये रहा है बच्चों, वाइट्स लिख देते हैं। वहां क्या हो रहा है, यहां पे देख रहे हो आपके COCl3.6H3 है, ठीक है। ध्यान देना, कोबाल्ट के साथ में अमोनिया के जो 6 के 6 मॉलिक्यूल है ना, अमोनिया के जो 6 के 6 मॉलिक्यूल है वो कोबाल्ट के साथ उसी तरीके की दोस्ती करके जुड़े हुए हैं, जो कभी ना मुसीबत में साथ छोड़ेगी, ना ही कभी आग में, ना पानी में, कहीं पर साथ नहीं छोड़ेगी। और बाकी के 3 Cl कहां पे दोस्तों पड़े हुए हैं? Cl है बेटा बाहर, ये आयनाइजेशन स्फीयर बना रहे हैं, ये आयनाइजेबल है, ये आयनाइजेबल है, ये आयनाइजेबल है बच्चा, ये आयनाइजेबल है, ठीक है। जुड़े हुए हैं इसी से, जुड़े हुए इससे, दोस्ती से है, मतलब इससे कंबाइन है। कौन सी वैलेंसी से? प्राइमरी वैलेंसी से। तो आयनाइजेशन स्फीयर में जितने भी आयंस होते हैं, जो भी आयनाइज हो जा रहे हैं, दीज आर कॉल्ड, ठीक है, कंबाइन टू सेंट्रल मेटल बाई प्राइमरी वैलेंसी। बच्चा याद कर लेना, ये क्वेश्चन आ रहा है यार एग्जाम में 100%। व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी? आइए मैं दिखा देता हूं डेफिनेशन यहां पे अकॉर्डिंग टू वर्नर। ध्यान देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए ये कह रहे हैं वर्नर, सब एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं, तो मैंने आपके लिए अलग से फिल्टर करके रख दिए, सब यहां पे रख दिए। देखिए यहां कहते हैं वर्नर ने 1898 में, ठीक है, वर्नर ने 1898 में यहां पर एक बात कही। क्या कही? ठीक है, प्रोपोंडेड हिज थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। किस ईयर में प्रोपोंडेड की? ठीक है, ये जरूर आप याद कर लीजिएगा, कभी कभार क्वेश्चन ये पूछ देता है कई सारे कंपटीशन में, किस ईयर में दिया। तो ये भी बहुत वाहियात सवाल होता है कि किस ईयर में दिया, क्योंकि ये कोई याद नहीं रख सकता है। लेकिन फिर भी यहां पर देखोगे अगर ध्यान से, तो उसको याद करने का बड़ा ही प्यारा तरीका है दोस्तों। यहां पे देखो 1898 है, 1 और 8 को ऐड कर दिया, 9 आएगा, फिर लास्ट में फिर 8 आ गया। क्या आपको याद नहीं हो गया? 1898, ठीक है, 1898। क्या बात है, याद हो गया आपको? 1898, उसी तरीके से 1998 था, अब से ठीक 25 साल पहले 1998 था। आज से 25 साल पहले क्या ईयर था? उससे 125 साल पहले चले जाइएगा, यानी कि 125 साल पहले क्या था? 1898। आज से 125 साल पहले ये थ्योरी आ गई थी। कमाल की बात है, आज बच्चों को समझ में नहीं आता, 125 साल पहले किसी ने थ्योरी दे दी थी।
ठीक है, तो समझिए तब ना तो YouTube का जमाना था और ना तब तो ब्लॉगिंग थी, ना गूगल महाराज थे, कुछ भी तो नहीं था, कहीं से कोई ज्ञान का स्रोत नहीं था। लेकिन ये सब भगीरथ प्रयास किया इन्होंने धरती पे, इस ज्ञान को जो बांटने का काम किया इन साइंटिस्ट ने, कमाल का काम किया। मैं बोलता हूं सैल्यूट है ऐसे लोगों को। ठीक है, आज हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं और किसी ने इतना बड़ा काम कर दिखाया है, तो आप भी कर सकते हो। इसमें कुछ बहुत बड़ी बात नहीं, आप भी कर सकते हो, कुछ नया करिए। ठीक है, तो देखिए यहां से देखते हैं बच्चों ध्यान से, जो मेन पोस्टुलेट्स हैं, ये वर्नर की कोऑर्डिनेशन थ्योरी का मेन पोस्टुलेट है। पोस्टुलेट नंबर 1, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मेटल शो टू टाइप ऑफ लिंकेज। वेरी इंपॉर्टेंट, आज आपको याद हो जाएगी थ्योरी तुरंत। ठीक है, टू टाइप ऑफ लिंकेज, ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, दो तरीके के लिंकेज शो कर रहा है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। इसको हम यहां पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं इसको बहुत अच्छे से। देखिए जैसे यहां पे दिखाया गया था कि कोबाल्ट है, ठीक है, तो कोबाल्ट दरअसल यहां पर 6 जो लिंकेज शो कर रहा है अमोनिया के साथ, वो ये शो कर रहा है। अब बिल्कुल भी टेंशन ना लेना कि अभी ये सर ने कैसे स्ट्रक्चर ये वाला ड्रॉ कर दिया, ये मैं सब एक एक इसकी परत दर परत इसका पूरा पोस्टमार्टम करके आपको दिखाऊंगा, चिंता मत करिए। इसका पोस्टमार्टम भी करेंगे, इसको बना के भी दिखाएंगे, सब कुछ करके दिखाएंगे। यहां पे ध्यान से देखिएगा, ये बेटा कोबाल्ट का डबल प्लस आयन है जो अमोनिया के 6 मॉलिक्यूल से ऑक्टाहेड्रली जुड़ा हुआ है, और फिर इसके साथ में ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के बाहर से जो 3 आयन आपको जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं आपको, वो 3 Cl माइनस कैसे जुड़ रहे हैं, आइए उनको हम दिखा देते हैं यहां से। वो 3 ये है बेटा, ये 3 Cl है, एक यहां दिखा देना। अब लॉजिक, अगर मैं लॉजिक की बात करूं तो मैं Cl 3 कहीं से भी दिखा सकता था, लेकिन मैंने थोड़ा सा एक डेफिनेट वे में दिखाने का कोशिश किया है। और वो क्या दिखाने का कोशिश किया आपको बखूबी समझ में आ रहा होगा। मैंने थोड़ा सा इन तीनों को क्या 120 डिग्री के एंगल पे जोड़ा है क्या, ठीक है, होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे होने चाहिए और वो 120 120 120 पे ही होंगे। यानी कि ये 3 के 3 किसी एक ही प्लेन में होने चाहिए। ये बात बहुत क्लियर है और ऐसा ही होता होगा। स्फेरिकल कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बहुत सारा वर्क चलता है आगे हायर क्लासेस वगैरह में, कि ये जो आयनाइजेशन स्फीयर के आयन से वो कैसे होते हैं, कहां पर उसकी लोकेशन होती है, किस तरीके की होती है, एंड वाइस वर्सा। ध्यान समझना, यही थ्योरी की मेन पॉइंट है कि अकॉर्डिंग टू वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी, पहली बात तो ये आ गई, यहां पे 2 तरीके की वैलेंसी, प्राइमरी है, सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो आयनाइजेबल है, तो यहां पे जरा मेंशन कर देते हैं कौन सी वाली प्राइमरी कौन सी वाली सेकेंडरी है बच्चा। तो ये है प्राइमरी, प्यारे बच्चों, ये है प्राइमरी। प्राइमरी जो डॉटेड लाइन से शो की गई, अब एग्जाम में ऐसे नहीं लिखेंगे कि प्राइमरी वो जो डॉटेड लाइन से शो किया जाए, ठीक है, और सेकेंडरी वो जो डॉटेड लाइन से ना शो किया जाए, ऐसा नहीं। प्राइमरी क्या है, प्राइमरी जो है वो आयोनाइजेबल है, यानी कि जो मुसीबत में साथ छोड़ दे, ठीक, और सेकेंडरी जो है वो नॉन आयोनाइजेबल है। सारी कहानी इसी बात की है। जरा यहां ध्यान से देखिएगा, फिर से पीछे वाले स्लाइड में एक बार चलते हैं, जिसमें हम ये बात कर रहे थे बच्चा, ये बात कर रहे थे कि यहां पर इसने इतने आयंस क्यों दिए थे। आइए देखते हैं, ध्यान से देखिए। ये इसने सिल्वर क्लोराइड के AgCl के जब प्रेसिपिटेट दिए तो 3 मोल क्यों दिए थे, क्योंकि जो आयन बाहर है वही सिल्वर आयन के साथ मिलकर क्लोराइड आयन, सिल्वर आयन मिलकर पीपीटी देंगे। दूसरा केस जरा पकड़िए यहां पे, दूसरा केस अगर पकड़ के देखें, दूसरा केस अगर पकड़ के देखेंगे तो दूसरे केस में बच्चों पाओगे COCl3.5NH3, ठीक है। इस केस में अगर देखोगे बच्चा तो .5NH3 है। तो अब जरा उस स्ट्रक्चर को जरा ध्यान से देखो, जिस स्ट्रक्चर पे हम लोग अभी थे, जिस स्ट्रक्चर पे हम अभी थे, जरा उस स्ट्रक्चर को देखिए, ठीक है, इस स्ट्रक्चर की बात मैं कर रहा हूं, जरा इसको देख के देखो। तो क्या इस स्ट्रक्चर में 6 जो आप देख रहे हैं ये साथी लोग जो इसका साथ छोड़ने को तैयार नहीं थे, ये 6 के 6 साथी तो दूसरे कंपाउंड में भी रहने चाहिए, और कैसे रहेंगे आइए देख लेते हैं। दूसरे केस में कैसे रहेंगे, दूसरे केस में बेटा ये ऐसे रहेंगे, कैसे रहेंगे, आप बस एग्जांपल सुनो, ध्यान से समझो, आपको समझ में आ जाएगी पूरी केमिस्ट्री, आज मैजिकल वे में समझ में आ जाएगी, मेरी गारंटी है। एकदम ध्यान से समझिए, इससे अच्छा कोई तरीका अगर होगा तो बहुत उसका स्वागत है, लेकिन एक ये बहुत अच्छा तरीका है कि जिसमें हम इंटरेक्टिव वे में अगर पढ़ लेंगे तो हमें ट्रेडिशनल वे में पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। अच्छा हाँ, मतलब आराम से एकदम जो चीज सीखी जा सकती है, तो क्यों यार हम उसको जो है, ठीक है, मुंह करवा करके लें। जब कैप्सूल के रूप में कोई चीज खाई जा सकती है तो क्यों हम उसको जो है
ठीक है, पीस करके गोली को और फिर उसको जो है खाएं और फिर उसके बाद अपने मुंह का स्वाद बिगाड़े। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहां पे अमोनिया के बच्चे 5 मॉलिक्यूल तो ये रहेंगे, क्योंकि उस कंपाउंड में जो अभी कंपाउंड था उसमें 5 ही अमोनिया के मॉलिक्यूल थे। ठीक है, ठीक है, यही कंपाउंड वहां पे लिखा था COCl3.5NH3। इसका कलर दूसरा बताया गया है। क्यों बताया गया? क्योंकि अब जब आप देखिए तो उसके जो 6 साथी थे उसमें से 5 तो अमोनिया हो गए और छठा वाला एक Cl होगा। दरअसल ये सवाल आता जरूर है मित्रों, ये आना ही आना है। अब मैंने क्यों अमोनिया 5 अंदर रखे हैं, उसका रीजन क्या है, यही तो मेन सवाल है, यही तो जड़ है सवाल की। ठीक है, ध्यान से देखना, एक Cl अंदर कर दिया, अब Cl 2 बचे, वही 2 Cl जाएंगे कहां पर बच्चों, बाहर जाएंगे। आयनेशन स्फीयर में 2 क्लोराइड आयन आएंगे और यहां पे देखिएगा तो जो मॉलिक्यूल यहां पर दिखाई दे रहा है, मतलब ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर दिखाई दे रहा है, इसके अंदर Cl 1 है और अमोनिया का मॉलिक्यूल 5 है। आपको पता है ना, अमोनिया एक आयन नहीं है। अमोनिया इज नॉट एन आयन। अमोनिया एक आयन है नहीं, वो आयनाइज कैसे हो सकता है यार? तो जब भी अमोनिया मिलेगा तो उसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर में ही तो डालेंगे। यू कह लीजिए अमोनिया का नेचर आयनाइज होने का है नहीं, तो अमोनिया जितने भी मॉलिक्यूल मिलेंगे उसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर डाल देना, बाहर मत निकालना। अगला सवाल आप खुद करेंगे, आइए दिखा देता हूं, मैं आपको गारंटी देता हूं यहां बैठा हर बच्चा जो ये क्लास कर रहा होगा वो इस सवाल का जवाब बड़ी आसानी से दे देगा जो यहां पे लिखा है। देखिए, देखिएगा ध्यान से, ये पीले रंग का यह था। ठीक है, अब ठीक है, ये तो उसका जो है, ठीक है, आयन हो गया, ये तो उस फॉर्म में आ गया जिस फॉर्म में अभी सवाल था, जिस फॉर्म में अभी सवाल था, जहां पर हम थे, जिस फॉर्म में ये सवाल था, एक सेकेंड, इसी फॉर्म में हमारा सवाल था, हाँ यही था। ठीक, देखिए ध्यान से, तो अगला दरअसल आपको इस पे काम करना है। अभी इसको मैं इरेज कर देता हूं, इसको रखने की जरूरत है नहीं यहां पे, देयर इज नो मीनिंग। ठीक है, इसको जरा सा हटा देते हैं ताकि आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो बच्चा इसका। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कर लो, एक बार प्रैक्टिस कर लोगे, ये सवाल आ रहा है दोस्तों, एग्जाम में सवाल ये वाला आ रहा है, इसकी प्रैक्टिस अगर आपने कर ली तो 100% ये सवाल आ रहा है। ठीक है, देखो ध्यान से देखो। ठीक है, अरे यार बच्चों को जब प्यार से कोई चीज समझ में आ सकती है तो उसको इतना डरा के समझाने की क्या जरूरत है। ठीक है, प्यार से समझाइए, भोले वाले बच्चे है ना, क्यों डराते हैं। तो देखिए, अब तीसरा केस में जो है हमारे सभी बच्चे तीसरे केस में अपने आप मेरे ख्याल से यहां से कर लेंगे, तीसरा वाला केस ये वाला। अच्छा बताइए बच्चों, तीसरे केस में भला क्या होना चाहिए बताओ? तीसरे केस में क्या होना चाहिए? कितने अमोनिया के मॉलिक्यूल अंदर रखोगे? बताइए, आंसर बताइए, सब बच्चे कमेंट करके तुरंत बताइए, कितने अमोनिया के मॉलिक्यूल अंदर रखेंगे, कितना Cl बाहर रखोगे? बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, बोलो बोलो। अब इस केस के अंदर अगर मैं बात करूं तो बहुत क्लियर है यहां पे कि इस केस के अंदर हम 4 अमोनिया के मॉलिक्यूल जो है वो कहां रखेंगे? 4 अमोनिया के मॉलिक्यूल कहां रखेंगे? वो हम अंदर कोऑर्डिनेशन स्फीयर में ही रखेंगे, लेकिन उसके साथ 6 जोड़ने हैं टोटल। तो 6 जोड़ने का मतलब क्या हो गया कि अब इसके साथ 2 साथी और देंगे, अब 2 साथी और दे दिए Cl2। अब ये भी जो है ये आयनाइजेशन नहीं, ठीक है, आयनेशन नहीं, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आ गए हैं, यानी ये 2 Cl भी अब साथ निभाएंगे मरते दम तक। यानी ये भी एक्वस सॉल्यूशन में और मोल्टेन फॉर्म में साथ नहीं छोड़ेंगे क्लोराइड आयन। लेकिन अब बचा कितना क्लोराइड आयन? बचा है एक क्लोराइड आयन बाहर होगा, सॉरी, एक क्लोराइड आयन बचा होगा हमारा बाहर, और वो जो क्लोराइड आयन बाहर आप देख रहे हो एक ही है इकलौता, वो क्या होगा? आयनाइज हो जाएगा। ये जब टूटेगा तो ये 2 आयन देगा, एक तो देगा बेटा CONH3 होल 4 Cl2 के ऊपर सिंगल प्लस और एक Cl माइनस। जब इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं किसके साथ? विद सिल्वर नाइट्रेट। बेटा इसको हम जैसे सिल्वर आयन मिलेगा इसको सिल्वर नाइट्रेट से, तो तुरंत सिल्वर आयन एक और एक क्लोराइड आयन ये मिलके बना देगा AgCl का 1 मोल बना देगा बेटा, जो कि आपको यहां पर दिखाई दे रहा है इस केस में। तीसरे केस में अगर आप देखोगे तो तीसरे केस में आपको दिखाई दिया यहां पर 1 मोल। क्लियर हो गया? लास्ट वाला क्वेश्चन प्यारे बच्चों एक बार करके दिखाओ, बहुत जल्दी से करके दिखाओ, मेरे ख्याल से कर लोगे आप। लास्ट वाला क्वेश्चन ये वाला COCl3.4H3 जो कि वायलेट कलर का है, YPGV इसका कोड है, YPGV इसका कोड है, YPGV। ठीक है, वायलेट, सॉरी, येलो, पर्पल, ग्रीन एंड वायलेट। ठीक है, YPGV
याद कर लीजिए, एक कोड याद कर लीजिए, कुछ भी बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए, YPGB, ठीक है, और ऐसे याद कर लेना, ध्यान से देखना, 3 2 1 1, ठीक। अब यहां पे इसका, ठीक है, कलर क्यों अलग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये कलर क्यों अलग है यार, यही तो सबसे मस्त बात है। इस सवाल के अंदर सबसे बड़ी जो जान डालने वाला काम किया है वो इस बात ने ये किया है कि ये हरा क्यों है और ये वायलेट क्यों है, जबकि दोनों में अगर देखें फॉर्मूला एकदम सेम है। यही बात यहां पर बताती है कि ये दोनों आइसोमर हैं, ये दोनों आइसोमर है। यहां से आइसोमरिज्म की शुरुआत हो जाती है। वर्नर की इसी मतलब थ्योरी से ये बात क्लियर होती है कि यार नहीं ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, सब कुछ सेम है, फिर भी इसका कलर अलग है। और ये कैसे पता चलेगा इसका फॉर्मूला सेम है? ये आपको सिखाएंगे कभी किसी दिन क्लास में, एक्स्ट्रा क्लास में सिखाएंगे कि आखिर फॉर्मूला ये कैसे आता है, कहां से फॉर्मूला आता है, कैसे लिख देते हैं लोग इसका फॉर्मूला ये, और कैसे वेरीफाई होता है। लेकिन फिलहाल ये देखेंगे 1 मोल AgCl और ये 1 मोल AgCl दोनों देता है। इसका मतलब क्लियर है कि जो भी आयनाइजेशन स्फीयर में Cl है वो एक है दोनों में है, ठीक है। और कॉन्डिशन स्फीयर के अंदर सेम काइंड का, ठीक, माहौल है। तो जब माहौल सेम काइंड का है तो फिर हाल ये अलग अलग क्यों है, ये रंग बदल क्यों रहा है, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो कलर जो ये शो करता है उसका शो करने का कारण क्या है, जिसमें लाइट पड़ रही है उस लाइट का अलग अलग तरीके से दोनों कंपाउंड यूज कर रहे हैं, क्योंकि दोनों आइसोमर हैं। क्योंकि दोनों क्या है, आइसोमर है। यहां दिखाता हूं मैं आपको दोनों आइसोमर कैसे हो सकते हैं। आइए मैं आपको दिखा देता हूं बहुत मैजिकल वे में। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार कमाल, जादू का क्लास चल रहा है, जैसे जादुई तरीके से सर ने हमको बता दिया ये बात। क्योंकि ये बहुत सारा ये वाला क्वेश्चन बच्चों की बहुत क्वेरी होती है यार कि दोनों का फॉर्मूला सेम है, जिसका कलर अलग अलग क्यों है। आइए दिखाते हैं। देखो यहां ध्यान से देखना बच्चे, यहां ध्यान से देखेंगे, व्हाइट से बनाते हैं, व्हाइट से डिस्क्राइब करते हैं, इजिली समझ आए। CO के साथ देखना 6 वैलेंसी थी, ठीक। यहां पे 6 ये वैलेंसी जो है ये सेकेंडरी वैलेंसी है। और ये किस तरीके से है बहुत ध्यान से समझना। आपको थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग का थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज है ही है, ठीक है, मतलब थोड़ा नहीं है, मतलब बहुत है, आपको रिवाइज करना उसको थोड़ा सा। देखिए ये स्क्वायर है एक प्लेन में, और इस स्क्वायर के ऊपर एक ये एक्सिस ऊपर पकड़ लीजिए, एक एक्सिस नीचे पकड़ लीजिए, थोड़ा सा इसको पहुंचाते हैं ऊपर, ताकि बच्चों को, हमारे प्यारे बच्चों को बहुत आराम से समझ में आए, दिखे, विजुअल हो क्लियरली। इसमें देखना क्या है, यहाँ पे 6 लोकेशन है, ठीक है। 6 लोकेशन है, कौन कौन सी 6 लोकेशन है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ध्यान से देखना, क्या यही लोकेशन हमको, ठीक है, यहां पे मिल रही है, वही बात है। देखिए ध्यान से देखिए, अगर ध्यान से देख पा रहे हैं तो ये वही लोकेशन है, ये वही लोकेशन है। थोड़ा सा इसको हम क्लियर करते हैं यार, यहां से थोड़ा सा ऐसा कर देते हैं ताकि ये समझ में आने लगे, ठीक है। ऐसा करके बिल्कुल वैसे ही दिखना चाहिए जैसा वो मैंने वहां पे डिजाइन किया है, ठीक है। थोड़ा सा और थोड़ी सी ड्राइंग घटिया है, बुरा मत मानिएगा, थोड़ा सा आपको मशक्कत करनी पड़ेगी, लेकिन उसके जैसा अगर दिखाना है तो फिर थोड़ा सा हमको मेहनत और करना पड़ेगा इस स्ट्रक्चर में भी, ठीक है। कर लेते हैं ये तो चलेगा। अब आओ दिखाते हैं, ध्यान से देखना, जैसा वो दिख रहा है वैसा ही दिखाते हैं, ठीक है, क्लियर है। यहां देख रहे हैं ये लोकेशन 3 और लोकेशन नंबर 1, ध्यान से देखना। फिर उसके बाद में 2 लोकेशन और आपको दिखाई दे रही है बच्चा, ठीक है, अगर ध्यान से देखोगे तो 2 लोकेशन जो और दिखाई दे रही है 2 और 4, ठीक है, 2 और 4, ये 2 और ये 4 है, ये 2 है और ये 4 है, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी ही लोकेशन बना दी, ठीक है, ध्यान से देखना। और अब इसके बाद देखिए एक ऊपर और एक नीचे बॉन्ड, 2 बॉन्ड, ठीक है, वो डबल बॉन्ड नहीं है, डू नॉट गेट कंफ्यूज, सिंगल ही बॉन्ड है। अब देखना पोजीशन नंबर 5 और पोजीशन नंबर 6, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। इसी क्लास में अभी इसी टॉपिक में आपको आइसोमेरिज्म समझ में आएगी। सिस ट्रांस यहां से मैं सिखा देने वाला हूं तुमको यार, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म आप इसी एग्जांपल से सीख जाओगे। सोचो इंटरेक्टिव क्लास है, इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड सो इंटरेक्टिव क्लास, कि आप बोझा सर पे ढोएंगे, अगर सोचेंगे कि 1 क्विंटल बोझा उतार दिया है, 1 क्विंटल और है, अभी पीछे देखेंगे मुड़ करके कि अरे यार वेयर हाउस में तो बहुत सारा पड़ा हुआ है, तो ऐसे शोल्डर करके बैठ जाएंगे, नहीं हमारे बस का बात नहीं। अब बोलोगे ठीक फेंक फाक के चलोगे, बोलोगे कि आज इतनी मेहनत करनी थी, हो गई, अब जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। इंटरेक्टिव वे में पढ़ाई करिए, वो पढ़ाई करिए कि जिससे आपको बिल्कुल बोझा ना महसूस हो यार, एकदम नहीं। ये मैंने इसीलिए डिसाइड किया था कि अपने तरीके से थोड़ा सा पढ़ाते हैं, ठीक है, इसीलिए, ठीक है। अभी देखिए आपको समझ में आ जाएगी बात, जरा देखना, ठीक है। आप जब छोटे थे ना, छोटे थे क्लास में बैठते थे, आपका मन करता था नहीं यार मेरा दोस्त है वो जहां पे बैठेगा वहीं बैठूंगा, ठीक है, और वो आपके साथ ही बैठता था, तो उस दिन फिर आप मतलब जो है पढ़ाई नहीं करते थे, छोटे थे आप,
तो वैसे ही एडजेसेंट वाला मामला समझना, बगल वाली सीट में कौन बैठा, इधर कौन बैठा, इधर कौन बैठा, ऐसा वाला बात सोचना, जरा सोचना। देखो जब आप देख रहे थे कि उस केस में 4 अमोनिया के मॉलिक्यूल थे, ठीक है, और 2 Cl थे, ध्यान से देखना कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर। तो अगर मैं यहां पर अमोनिया का मॉलिक्यूल, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, एक अमोनिया का मॉलिक्यूल दोस्तों मैंने यहां पे बनाया, बहुत ध्यान से समझना इस बात को। एक अमोनिया का मॉलिक्यूल मैंने यहां पर बनाया, एक अमोनिया का मॉलिक्यूल यहां बनाया और एक अमोनिया का मॉलिक्यूल यहां बनाया, रख दिया। ये 4 अमोनिया है और 2 Cl मैंने जोड़ दिया, एक Cl यहां से और एक Cl यहां से। बच्चा समझना, Cl यहां पे है, Cl 2 अपोजिट एंड पे है। अमोनिया के 4 मॉलिक्यूल की रिस्पेक्ट में अगर देखें तो चारों मॉलिक्यूल एडजेसेंट है, चारों मॉलिक्यूल एक दूसरे के अगल बगल में बैठे हुए हैं। लेकिन क्लोरीन के 2 एटम जो है बिल्कुल अगल बगल नहीं है, बिल्कुल आमने सामने है। एक फ्रंट बेंच पे बैठा तो एक बिल्कुल लास्ट बेंच पे बैठा। जरा सोच के देखिए इनका क्या हाल होगा। दोनों एक दूसरे से, ठीक है, बात करने को तरस रहे होंगे, टीचर के कोप का शिकार हो जाएंगे। अगर जरा भी बात करने की कोशिश की, आगे वाला पीछे मुड़ी घुमाया तो उसको आकर के थप्पड़ लग जाएगा बड़ा तगड़ा वाला। तो इसलिए, क्योंकि टीचर होते हैं खोसट कुछ, ठीक है, बच्चों को सर भी घुमाने की आजादी नहीं देते। आइए देखते हैं दूसरा केस क्या हो सकता है। दूसरा केस ये हो सकता है क्या कि यहां पे अमोनिया हो, यहां पे अमोनिया हो, यहां पे अमोनिया हो, यहां पे भी अमोनिया हो, यहां पे Cl हो और यहां पे Cl हो। बताओ मैंने, अब बताओ। मेरे ख्याल से बच्चों को समझ में आ गया यार। यहां पे सब एडजेसेंट है, सब एडजेसेंट है। ये इसके साथ में एडजेसेंट है, यहां देखो ध्यान से, तो नहीं दिखाई दे रहा। अरे यार ऑक्टाहेड्रॉन ऐसे बनता है ना, जरा ध्यान से देखो, ये ऑक्टाहेड्रॉन बन रहा है। ये स्क्वायर पर एक पिरामिड ऊपर बना, स्क्वायर पर दूसरा पिरामिड जरा नीचे देख लो, ये जरा ध्यान से देखो। अब एडजेसेंट क्या है, ये अगर देखोगे अमोनिया यहां है और अमोनिया यहां है, तो क्या एडजेसेंट नहीं है? एडजेसेंट है, ठीक है। इसी तरीके से ये अमोनिया एडजेसेंट है, ये अमोनिया भी एडजेसेंट होगी। एक मान लेते हैं यहां पे अमोनिया का मॉलिक्यूल है और एक मॉलिक्यूल अमोनिया का यहां पे एडजेसेंट है। तो एडजेसेंट लोकेशन पे जो कुछ भी होता है वो सिस फॉर्म होती है, और जब अपोजिट साइड पे होते हैं, अपोजिट एंड पे होते हैं, तो वो क्या होता है? ट्रांसफॉर्म होता है। तो यहां पे अगर देखें तो ये मॉलिक्यूल दरअसल लाइट के प्रति व्यवहार अलग अलग शो कर रहे थे। इसका कारण था इनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म थी, इनमें सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट कर रही थी, इसीलिए इनके कलर अलग अलग आ रहे थे। फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मोलर मास सेम है, और ये कहीं ना कहीं केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम काइंड की शो कर रहे हैं, लेकिन लाइट के प्रति इनका व्यवहार अलग है, इसीलिए तो कलर अलग शो कर रहे थे। तो ये आपस में आइसोमर थे। दरअसल कैसे थे ये? यहां पे लाइट के प्रति अलग अलग व्यवहार शो कर रहे हैं, लेकिन प्लेन पोलराइज लाइट के प्रति नहीं, ठीक है। क्या प्लेन पोलराइज लाइट के प्रति भी कर सकते हैं? तो यहां जरा सोच लीजिएगा कि प्लेन पोलराइज लाइट के साथ ये क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का केस की जब हम बात करेंगे तो बात करेंगे कि नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज जो होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, ठीक है। नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज को इनेंशियोमर कहते हैं, और ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ये प्लेन पोलराइज लाइट के प्लेन को घुमा देते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा ये वाला केस की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो इमेज आएगा मिरर वो भी इसी जैसा आएगा। तो ये वाला जो आप देख रहे थे ये ट्रांसफॉर्म देख रहे हैं, दरअसल ट्रांसफॉर्म है बच्चा। ये जो ट्रांसफॉर्म है ना यार, ये ट्रांसफॉर्म ऑप्टिकल इनएक्टिव है, और सिस फॉर्म बच्चा जो होगा ये क्या होगा, ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा। इस केस में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे तो आपका जवाब अब आपको मिल चुका है। और अभी आपने इंट्रोडक्शन के साथ में ही वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी की कई सारी बातें सीख ली हैं। वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी में आपने सीख लिया कि यहां पे जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स था उसके अंदर जितने भी स्पीसीज जुड़े होते हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ में या आयन के साथ में, वो जुड़े होते हैं बाई सेकेंडरी वैलेंसी। और जो बाहर वाले हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो कुछ भी वो आयनाइजेशन स्फीयर है, दैट्स इट। यहां पे बात होती है खत्म, वर्नर की कोऑर्डिनेशन थ्योरी की बात होती है खत्म। उस पर करते हैं एक सवाल, ये आता है एग्जाम में जरूर, ठीक है। कौन सा देखते हैं, ये सवाल है दोस्तों, ये पूछेगा। अब इस सवाल को पता क्या कर सकता है, इस सवाल के साथ वो जितना मर्जी खेले, उसका मन करे इसको वो वन ऑफ फैक्टर का क्वेश्चन बना दे, सॉल्यूशन चैप्टर में डाल दे, सॉल्यूशन चैप्टर में डाल देगा तो इसमें आई पूछेगा किसका सबसे ज्यादा है, आई मैक्स किसका है, अगर पूछ दे तो। आपको कंपाउंड दे दे ये, ठीक है, ये इस तरीके से कंपाउंड दे दे अलग अलग, ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, तो आई आपको पता है इस केस में आई क्या है, तो बचा बताएगा। आई की वैल्यू कितनी, वन ऑफ फैक्टर। वन ऑफ फैक्टर क्या है, 1:3 है, एक केटायन 3 एनायन। तो इसका मतलब ठीक एक केटायन 3 एनायन है, इसका मतलब 4 आयन आएगा, 4/1 आ गया।
4 आ गया। सेकंड केस में देखना, सेकंड केस में 1:2 है, तो आई की वैल्यू कितनी आएगी? 3/1 आएगी क्या? ठीक है, आई की वैल्यू कितनी आएगी? 3/1 आएगी क्या? फिर अगर तीसरे केस में देखें, अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पर येलो से लिख देते हैं 4/1, ठीक है, आई इक्वल टू 3/1, ठीक है। इस तीसरे केस में देखिए क्या है, यहां पे आई की वैल्यू क्या है? 1 है, और ये चौथे केस में देखते हैं यहां पर भी आई की वैल्यू क्या है बच्चा? 1 है। कैसा लग रहा है सेशन? जरूर मेंशन जरूर करिए, इसको वायरल कर दीजिए एक बार, आपको ठीक है, कसम है इस बात की कि अगर आपने वायरल नहीं किया तो ठीक है, कसम है का मतलब ये है कि आपको करना ही करना है। क्या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इतनी आसान तरीके से भी पढ़ी जा सकती है यार? ठीक है, देखो जितना ज्यादा बोझा समझ के ढोगे उतना लगेगा कि ठीक है, उसी को लोग बोलते गधा है, या बुरी नहीं बात माननी है बिल्कुल भी, ठीक है, क्योंकि जो हम शब्द प्रयोग कर रहे हैं उसके पीछे एक बात है कि गधा किसको बोलते हैं? बहुत बहुत क्लास में बोलते हैं गधा कहीं का, ठीक है। क्यों बोल देते हैं लोग? क्योंकि वो दिखते क्या, बोझा समझ के ढोक रहा है। आप तो घोड़े हो, घोड़े है ना, ठीक है, और अरबी घोड़े हो, ठीक है, तो अपनी ताकत पहचानो यार, ठीक। आपको किसी ने बताया नहीं कि अरबी घोड़े कैसे हो, आप दौड़ो, दौड़ लगाओ, ऐसा दौड़ लगाओ सबको पीछे छोड़ दो, ठीक है। और जानते हो जो होशियार होते हैं वो बिल्कुल ठीक है, वो फिनिशर माने जाते हैं, वो स्लॉग वॉर में आते हैं, मैच खत्म करके चले जाते हैं। लास्ट के 20 दिन के अंदर ऐसी पढ़ाई कर दो, अभी 20 दिन बचा है, गिन के 20 दिन, लास्ट का 19 दिन ऐसा बचा, गिन के ऐसी मेहनत कर दो कि उसी में आप टॉप कर जाओ। होता है, साल भर पढ़ने वाले पीछे रह जाते हैं, 20 दिन लास्ट पढ़ने वाले बिल्कुल टॉप पे आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं? थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग करो यार, कंसंट्रेट हो जाओ, कंसंट्रेट हो जाओ, कंसंट्रेट हो जाओ। बार बार कहता हूं ध्यान लगाओ किसी चीज के ऊपर, सबसे बड़ा फार्मूला है ध्यान लगा के आप बात को सुन लीजिए और देखिए, उसके बाद में आपको याद हो जाएगा। अब मुझे ये बता दिए, 3 घंटे की मूवी आप देखने जाते हो, ठीक है, 3 घंटे की मूवी आप देखने जाते हो किसी थिएटर में, पैसा खर्च करते हो बाकायदा, ठीक है, टाइम निकालते हो और जाते हो थिएटर में मूवी, जब जाके बैठ के देखते हो, उसके बाद क्या आपको उसको रिवाइज करके देखना पड़ता है? क्या रिवीजन चाहिए उसका? बोलते नहीं यार, रिवीजन नहीं, बल्कि और एक्सपीरियंस फैकल्टी की तरीके से बगल में किसी के अगर बैठ के दोबारा से अगर कोई पैसा दे के अपना आपको ले गया ना, तो आप बोलते हो यार इसके बाद ये होने वाला है, इसके बाद ये होने वाला है, उसका भी मूवी खराब कर दे, तो बोलता है यार आप तुम चुप रखो, अपना मुंह बंद रखो, है ना? ऐसा होता है कि नहीं होता? तो कहने का मतलब ये, आपको वो बाकायदा एक सीन याद हो जाता है। गजब की बात है। बच्चों को इक्वेशन एक याद नहीं होता, K2SO4, ठीक है, जो बनता है Cr2SO4 रोल थ्राइस, और ठीक जो भी प्रोडक्ट बनता है एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट वाला, वो याद नहीं होता है। लेकिन 3 घंटे की मूवी का एक एक सीन, एक एक सब स्टेप याद रहता है, क्योंकि वो ध्यान से देखा गया है। यहां देखिए ध्यान से, यहां आपको याद हो जाएगा, ठीक है, गारंटी है यार इस बात की, गारंटी है यहां पे याद हो जाएगा। एक बार ध्यान तो दो, जिसने ध्यान दिया, ठीक है, उसने जग जीत लिया। जरा ध्यान देके देखिए, लोग हर तरफ तो यही बात करते हैं, ध्यान लगाइए, योग करिए, ठीक है, कंसंट्रेट होकर मेडिटेशन करिए। दिस इज सो कॉल्ड, क्या है यार? कुछ नहीं है। तो ध्यान लगाने के लिए एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इंपॉर्टेंस समझो, जिस चीज को हम पढ़ने जा रहे हैं उसकी इंपॉर्टेंस समझो, अपने आप समझ में आ जाएगा। देखिए आपको मैं समझा देता हूं, वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी मेरे ख्याल से सब बच्चों को समझ में आ गई होगी। वर्नर के सारे पॉइंट वाइज डिस्कस कर लेते हैं, वर्नर ने और क्या क्या बातें बोली थी, तो मेरे ख्याल से ये बात तो क्लियर होगी, बहुत, ये तो बात क्लियर होगी ना, ठीक है बच्चों, ये तो बात क्लियर हो गई। वर्नर साहब ने दूसरी बात क्या बोली थी? ठीक है, वर्नर साहब ने दूसरी बात ये बोली थी, बोर मत होना, ठीक है, आराम से चलते रहना। द प्राइमरी वैलेंसेस, ठीक है, आर नॉर्मली आयनाइजेबल, ठीक है, एंड आर सेटिस्फाइड बाई नेगेटिव आयंस। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। इसका मतलब अगर मैं यहां कहूं कि क्या K4FeCN6 का फॉर्मूला हो K4FeCN6 का, तो क्या वर्नर के, ये देखिए स्टेटमेंट दोस्तों, ये एनसीईआरटी का है, ये एनसीईआरटी का है, आप एनसीईआरटी बुक का देख सकते हैं, वहीं का स्टेटमेंट लिया गया, पॉइंट नंबर 2, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। क्या K4FeCN6 फार्मूला आपको दे दिया जाए और उसमें पूछा जाए कि प्राइमरी वैलेंसी क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा? तो क्या आप इस डेफिनेशन को देख करके क्या बोलेंगे कि साइनाइड आयन? जरा ध्यान से देखिएगा, क्या बोलेंगे? साइनाइड आयन आंसर, क्योंकि आप तो नेगेटिवली चार्ज आयन कोई अगर है तो साइनाइड ही है केवल। क्या होगा आंसर? कितने बच्चे इसको पढ़ते हैं, कितनी सारी क्लासेस में पढ़ाया जाता है, बहुत सारे आपके वीडियोस होंगे, यूट्यूब पे भी पड़े होंगे, आप देख लीजिए। क्या इस बारे में आपने आज तक किसी ने भी सोचा
कि इस कंपाउंड के केस में क्या प्राइमरी वैलेंसी नेगेटिव आयन साइनाइड है? शब्द पे ध्यान दीजिएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर मैं बात करूं तो यहां पे जो शब्द प्रयोग किया उन्होंने नॉर्मली, ठीक, नॉर्मली आयनाइजेबल एंड आर सेटिस्फाइड बाई, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में, ज्यादातर केसेस में आपको जो मिलेंगे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, उसमें ये मेजॉरिटी मिलने वाली है कहीं ना कहीं। अल्फ्रेड वर्नर के साथ यही हुआ, उनको मेजॉरिटी ऐसी मिली कि जिसमें एनायन कॉम्प्लेक्स था, मतलब सल्फेट, नाइट्रेट, क्लोराइड, ठीक है, ऐसे ऐसे एग्जांपल्स उनको मिले। उनको ये वाले एग्जांपल बहुत कम देखने को मिले, जैसे K4FeCN6 वगैरह था, ठीक है। तो मतलब कॉम्प्लेक्स एनायन उनको ठीक नहीं ज्यादा मिले, कॉम्प्लेक्स केटायन के केसेस उन्होंने ज्यादा ऑब्जर्व किए होंगे, इसलिए उन्होंने कहा कि एनायन 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 एनायन, क्योंकि उनको एनायंस के कहीं ना कहीं टेस्ट मिल रहे थे हमेशा क्वालिटेटिव एनालिसिस में। एनायन का, केटायन का टेस्ट नहीं मिलता था उनको, कोई केटायन का टेस्ट नहीं मिलता था। जैसे आप ग्रुप में एनालिसिस करते हो ना, ग्रुप 0 में अमोनियम आयन है, ग्रुप फर्स्ट में लेड है, सेकंड में लेड है, कॉपर है, थर्ड में आयरन है, एल्यूमिनियम है, इस तरीके से नॉर्मली जो आप प्रैक्टिकल में करते हो 12th स्टैंडर्ड पे, वैसे तो बहुत सारे आयन्स होते हैं, तो उन सबके टेस्ट आपको नहीं मिलते हैं। केटायन के टेस्ट इनको मिल नहीं रहे थे, तो इन्होंने इसलिए कहा कि नॉर्मली ये सेटिस्फाइड है बाई नेगेटिवली चार्ज आयंस। तो ऐसा नहीं है। अगर ये क्वेश्चन कभी पूछता है ना, तो इसका आंसर क्या है बच्चों? इसका आंसर ये है कि इसमें पोटेशियम आयन जो है वो प्राइमरी वैलेंसी है। पोटेशियम आयन 4 प्राइमरी वैलेंसी है इसकी। कितनी वैलेंसी है? 4 प्राइमरी वैलेंसी है, ठीक है। और आयरन की सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है? 6 है। टोटल वैलेंसी कितनी है? टोटल वैलेंसी कितनी है यहाँ पे? 10। टोटल वैलेंसी कितनी है? 10। आंसर बताइए, टोटल वैलेंसी कितनी है? टोटल वैलेंसी कितनी है? जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए। टोटल वैलेंसीज, टोटल वैलेंसीज बच्चा, प्राइमरी, इस केस में प्राइमरी कितना है? 4, और वो कौन है? K+, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और सेकेंडरी कितना है? सेकेंडरी कितना है? 6, और वो कौन सा है? साइनाइड आयन। 6 साइनाइड आयन है, 4 पोटेशियम आयन है, टोटल मिला के कितना हो गया? टोटल वैलेंसीज हो गई 10। सवाल पूछता हूं अगला, सवाल पूछता हूं अगला इसी में, ठीक है। अगला सवाल बचा, अगला सवाल ध्यान से देखना। अब इस केस में आपको बताना है कॉपर टेट्राएमीन सल्फेट, इस केस में टोटल वैलेंसीज कितनी है कॉपर की? कॉपर की टोटल वैलेंसी कितनी है बताएं जल्दी से। टोटल वैलेंसीज ऑफ Cu, आंसर क्या है? आंसर क्या है पहले बच्चों बताओ, जो जल्दी बताएगा ठीक है उसका सिलेक्शन तय है। अच्छा, राइजिंग स्टार अपॉन में 1 क्यों हो जा रहा था बेटा? उसका रीजन ये था कि 1 अपॉन में करते हैं कि मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय बिफोर डिसोसिएशन। जब आई निकाल रहे थे ना वन ऑफ फैक्टर में, ठीक है, आई निकाल रहे थे, तो उसमें आई में क्या होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय बिफोर डिसोसिएशन। तो डिसोसिएट होने से पहले तो पार्टिकल एक ही ना होता है, ठीक है, ठीक है। प्रतीक, सैंडी, प्रतीक, अभिषेक, आकाश, राइजिंग स्टार, जो भी बच्चे क्लास में होंगे, हर्ष, तो यहां पे 6 नहीं है, गलत जवाब है। 6 कैसे आप कर दे रहे हो? 6 क्यों कर रहे हो यार? यहां पे 6 क्यों कर रहे हो? गूगल मत करना, गूगल पे मत करना, मत जाना गूगल पे, बिल्कुल भूल के भी मत जाना, ठीक है। आइए मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, एक खास बात दिखाता हूं, एक खास बात, बहुत ध्यान से सुनना इस बात को। चलिए देखो, एक खास बात बता रहा हूं मैं, और बहुत ही ध्यान से इस बात को सुनना। कुछ स्पेशल है, कुछ स्पेशल है, समथिंग कुछ जादुई होने वाला है। इस क्वेश्चन के जवाब के लिए कुछ जादुई है, कुछ जादुई है, कुछ जादुई है। आइए दिखाता हूं। देखिए, कॉपर का यहां पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, वो +2 है। आप लोग पढ़ चुके हो, वो बच्चे हो आप जो पढ़ चुके हो, ठीक है। और इसको आप मतलब क्या बना रहे हो? इसको पावरफुल एक्सटेंट, मतलब अपना जो कंटेंट है उसको बिल्कुल पावरफुल बना रहे हो। कॉपर यहां +2 है, मानते हैं कॉपर +2 है। कॉपर अगर होता तो उसके पास 29 इलेक्ट्रॉन होते। कॉपर +2 अगर होता तो उसके पास 27 इलेक्ट्रॉन है। क्या 27 को अब 36 तक होने में या 36 के नियर बाई जाने में कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? जरा मुझे बता दो। 20 जो 7 है उसका नियरेस्ट जो इनर्ट गैस आ रहा है वो 36 है। हालांकि ये थ्योरी बहुत मतलब जो है वैलिड नहीं थी। 36 इलेक्ट्रॉन अगर इसको चाहिए टोटल, मतलब कोई इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट आता है EAN, ज्यादातर केसेस में आपको मिलेगा। जैसे K4FeCN6 पीछे देखे थे, ये पीछे देखे थे K4FeCN6, Fe++ था वहां पे। तो Fe++ के अंदर देखें तो इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल 24, और 24 के साथ हमने से देखा था
ठीक है, कि यहां पर ठीक है कितने टोटल इसको मिल जाए इलेक्ट्रॉन 24 को, अगर 12 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाते हैं तो ये हो जाता है 36, तो हो जाता है 36। ठीक है, ध्यान समझना। तो इसके अंदर जो कुछ भी है वो 6 इंटू 2 बराबर 12 इलेक्ट्रॉन उसने इसको दे दिया और इसका काम हो गया। अब जरा यहां पे देखिएगा इस केस में अंदर में कितने हैं आपको जरा देखो, ठीक है 4 मॉलिक्यूल दिखाई दे रहे हैं, तो 4 इंटू 2 बराबर 8 हो गया, और अगर मैं 8 जोड़ देता हूं इसमें तो डेफिनेटली ये 35 हो गया। नियरेस्ट इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के बहुत क्लोज हो गया, लगभग इनर्ट के जैसा ही इसका कॉन्फ़िगरेशन भी पहुंचने वाला है। समझ में आया बात? तो इसकी टोटल वैलेंसीज जो होती है वो ठीक कितनी है, ये तो इसका कोऑर्डिनेशन इफेक्ट, ये तो सेकेंडरी वैलेंसी है। सेकेंडरी वैलेंसी इसकी कितनी है, 4 है, और प्राइमरी वैलेंसी इसकी एक ही तो है यार। आयनाइजेबल कितनी है स्पीशीज, कितने आयन देगा ये, अच्छा बताओ, ये एनायन कितने देगा, एक ही तो देगा, तो कैसे कह रहे हो 6 मत कहो, 6 मत कहिए। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है बच्चों। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, यहां पे टोटल वैलेंसीज ऑफ, यहां पे जो कॉपर आ रही है टोटल वैलेंसीज जो आ रही है वो टोटल वैलेंसीज है बेटा 5, जिसमें से टोटल वैलेंसीज 5 में से देखोगे तो 4 क्या है, 4 है सेकेंडरी वैलेंसी और 1 है बच्चा प्राइमरी वैलेंसी। और प्राइमरी वैलेंसी को कौन सेटिस्फाइड कर रहा है, सल्फेट आयन, और सेकेंडरी वैलेंसी को कौन सेटिस्फाइड कर रहा है, सेकेंडरी वैलेंसी को कौन सेटिस्फाइड कर रहा है बेटा, सेकेंडरी वैलेंसी को कौन सेटिस्फाई कर रहा है, 4 अमोनिया के मॉलिक्यूल। बहुत सिंपल बात है यार, समझ में आ गया। आगे चले, आगे चले, समझ में आ गया, चलो आगे चलते हैं। आइए अगला पॉइंट देखेंगे। ठीक है, देखिए ये अल्फ्रेड वर्नर का नेक्स्ट पॉइंट है, ये बोलते हैं द सेकेंडरी वैलेंसीज आर नॉन आयनाइजेबल। ठीक है, एनसीईआरटी का टेक्स्ट है, इसीलिए मैंने कहा था एनसीईआरटी आपका एकदम रेडी हो जाएगा, एनसीईआरटी से कुछ भी हम छोड़ेंगे नहीं। ये क्लास नीट करने के लिए कोई बच्चा जो नीट का प्रिपरेशन कर रहा है तो इसी क्लास को अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पूरा पढ़ लेगा उसका कंप्लीट यहां से आंसर मिल जाएगा। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि जो ना कर पाए। जेईई मेंस का भी होगा तो हर क्वेश्चन को हिला देगा वो, और 2008 के जेईई एडवांस के सेकंड पेपर में क्वेश्चन आया था जहां से वो मैं भी डिस्कस करूंगा। ठीक है, क्लियरली भी आपको बताऊंगा, ध्यान देना। दीज आर सेटिस्फाइड बाई, secondary valencies are satisfied by neutral molecules or negative ions। यहां केटायन की बात नहीं किया है वर्नर ने कि कोई केटायन सेकेंडरी वैलेंसी नहीं हो सकता, लेकिन आज की डेट में अगर हम देखें तो सेकेंडरी वैलेंसी क्या केटायन हो सकती है। आइए मैं आपको दिखाता हूं। ट्राइफेनिल फॉस्फीन अगर हम देखें तो ट्राइफेनिल फॉस्फीन को अगर हम देखें, ठीक है, यहां पे या हम कुछ और भी एग्जांपल्स दे सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना, फॉस्फीनियम आयन या C6H5 होल थ्राइस P अगर हम देखें तो इसके पास तो लोन पेयर है। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है PH3P। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें यहां पर किसी ऐसे आयन की जो एक लोन पेयर डोनेट करने के बाद भी उसके पास अगर लोन पेयर रहे तो डेफिनेटली उस केस में क्या होगा, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं, हाइड्रोजीनियम दिखा देता हूं, हाइड्रोजीनियम आयन दिखा देता हूं। देखिए ये है बेटा हाइड्रोजीनियम आयन, तो हाइड्रोजीनियम आयन पॉजिटिव चार्ज है, NH2NH3 प्लस, NH2NH3 प्लस। देखिए ये ठीक है, उस कॉन्सेप्ट को हमको थोड़ा सा भी डिस्कस करना है, इसके लिए उसको अपने साथ ही में रखते हैं, ज्यादा दूर नहीं जाने देते। ठीक है, ध्यान देना, यहां क्या कह रहा है, सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, रेड करते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, यहां क्या कह रहा था। ठीक है, इसी पॉइंट पे थे हम लोग, यस। ठीक है, ये तो प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी है, यहां पे नहीं थे हम लोग वर्नर साहब के। ठीक है, एक पॉइंट पे थे, इस पे थे, इसी पे थे, शायद इसी पेज पे थे। ढूंढते हैं। ठीक है, और उसको जाने देते हैं, यहां से ढूंढ लेते हैं पॉइंट दूसरा। एक सेकेंड।
coordination entity, ligands, yes. चलिए हम यहां पर बात दूसरे तरीके से इसकी कर लेते हैं, जो भी बात वहां पे उन्होंने कही थी। ठीक है, इसमें जो चौथा पॉइंट आया था इनका, ठीक है, जो तीसरा पॉइंट आया था, तीसरा पॉइंट इनका यही था कि यहां पर, उसको मैं यहां पर डिस्कस कर देता हूं अलग तरीके से। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो इन्होंने दिया था वो ये दिया था कि इन्होंने कहा कि जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है, ठीक है, तीसरा पॉइंट, सेकेंडरी वैलेंसी, इनका कहने का मतलब था कि वो, ठीक है, नॉन आयनाइजेबल होती है, और ये हो सकती है दोस्तों, इन्होंने कहा कि या तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, और या फिर क्या होता है, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा, या क्या होगा, इन्होंने कहा ये एनायन होगा। लेकिन अभी मैंने आपको कहा कि हाइड्रोजीनियम, क्या हाइड्रोजीनियम का कहीं केस अगर आपको देखने को मिलेगा, तो क्या हाइड्रोजीनियम आयन के केस में नाइट्रोजन के पास यहां पे लोन पे नहीं है, ये केटायन है, और ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होगा। ठीक है, तो ये केटायन भी हो सकता है। तो इसलिए वो अल्फ्रेड वर्नर की थ्योरी है, जो कि बाद में कहीं जाकर के, ठीक, कई सारे सवालों का जवाब नहीं दे पाई, इसलिए वो थ्योरी बाद में फेल हो जाती है। इसलिए उससे बहुत ज्यादा, ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, या ये नहीं सोचना कि सर ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, क्यों ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, ये नहीं सोचना है, बस आपको ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में ये सब चीजें चलनी चाहिए कि आखिरकार न्यूट्रल मॉलिक्यूल या एनायन के अलावा क्या केटायन भी सेकेंडरी वैलेंसी हो सकता है, तो केटायन इज आल्सो द, ठीक है, सेकेंडरी वैलेंसी, ये ध्यान देना आप। ठीक है, क्लियर है। तो अल्फ्रेड वर्नर ने ये बातें बोली, फिर उन्होंने कहा कि जो आयंस या ग्रुप्स है बाउंड बाय सेकेंडरी लिंकेज टू द मेटल हैव कैरेक्टरिस्टिक स्पेटियल अरेंजमेंट कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर्स। अब ये जो स्पेटियल अरेंजमेंट वाली बात कही गई है, अगर आप इसको ध्यान से देखें, तो स्पेटियल अरेंजमेंट को अगर आप देखना चाहें तो स्पेटियल अरेंजमेंट क्या हम लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा हमारा टाइम बचेगा, थोड़ा सा इसमें हमारा टाइम बच जाएगा। ठीक है, अदरवाइज उसको हम यहां पर बना के दिखा देते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, उसको हम यहां डिस्कस कर लेंगे, देयर इज नो इश्यू। देखिए ये आ गया, यहां पे आप देख रहे हो कि, ठीक है, ये स्पेटियल अरेंजमेंट अलग अलग है। ठीक है, यहां पे आप देखिए, इस केस में ऑक्टाहेड्रल है, इस केस में स्क्वायर प्लेनर है, इस केस में स्क्वायर पिरामिडल है, इस केस में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, इस केस में टेट्राहेड्रल है। ये दरअसल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से आया हुआ है, लेकिन यही बात अल्फ्रेड वर्नर ने पहले कही कि जो सेकेंडरी वैलेंसीज होती हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं उनका कोऑर्डिनेशन, ठीक है, नंबर के बेसिस पे स्पेटियल अरेंजमेंट अलग अलग होता है, मतलब स्पेस में उनकी जो पोजीशन होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, दरअसल वो क्या कहना चाह रहे थे, उनका कहने का मतलब यह था कि अगर, इसी में बताऊं जहां पे हम थे, उसी से बता दूं, उसी से बता देता हूं। उनका कहना यह था ना यार, कि जैसे ये अगर देखोगे तो इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर जो है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, जितना आपके, ठीक है, दोस्त थे जो साथ नहीं छोड़ रहे थे मुसीबत में, वही कोऑर्डिनेशन नंबर है। यानी कि नंबर ऑफ लोन पेयर रिसीव्ड बाय डोनर, ठीक है, एटम, मतलब गिवन बाय डोनर एटम और रिसीव्ड बाय द सेंट्रल मेटल एटम और आयन। तो यहां देखो जरा, तो यहां पे 5 तरफ से, एक लिगेंड, दूसरा लिगेंड, तीसरा लिगेंड, चौथा लिगेंड, पांचवा लिगेंड और छठा लिगेंड। यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिखाई दे रहा है, 6। अभी हम इसकी डेफिनेशन प्रॉपर्ली लिखा देते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, लिगेंड क्या है, ये सब बता देते हैं, चिंता मत करो, एकदम जो काम की बात है ना उस पर फोकस करते हैं। पता चला कि हम फंस गए, लिगेंड क्या होता है, कितने टाइप का होता है, ये सब बाएं हाथ का खेल है। ये मैं आपको 5 मिनट में सिखा दूंगा, लिगेंड क्या होता है, कितने तरीके के होते हैं, ठीक है, और क्या कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, ये सब बहुत, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। सिंगल शॉट है, सिंगल शॉट को मजे से पढ़ो, एकदम ऐसा पढ़ो कि इसको आपको सुनते 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 एक मूवी की तरह याद हो जाए, एकदम क्लियर है, ध्यान समझना। कोऑर्डिनेशन नंबर यहां 6, मतलब कि जितने इसके साथ, ठीक, ऐसे हैं कि जो ऐसे लोग जुड़े हुए हैं इसके साथ, ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो इसके साथ में, जो इसके साथ ये सब सेकेंडरी बैलेंसी से जुड़े हुए हैं, ये 6। यहां पे देखोगे तो इस केस में आपको सेकेंडरी बैलेंसी कितनी मिल रही है,
सेकेंडरी वैलेंसी आपको दिखाई दे रही है 4, कोऑर्डिनेशन नंबर ये 4। यहां पे देखोगे कोऑर्डिनेशन नंबर इस केस में कितना मिल रहा है, इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 1 2 3 4 5। ठीक, इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना मिल रहा है, यहां पे 5। 5 कोऑर्डिनेशन नंबर के केस में 2 है, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल और स्क्वायर पिरामिडल। कैसे आगे बताएंगे। यहां पे देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के केस में टेट्राहेड्रल भी है, और यहां कोऑर्डिनेशन नंबर अगर देखेंगे तो 4 के केस में स्क्वायर प्लानर भी है। इसी में कोऑर्डिनेशन नंबर की, दरअसल इसी कोऑर्डिनेशन नंबर की मैं बात कर रहा था। यही मैं बताना चाहता था कि कोऑर्डिनेशन नंबर कोई ये नहीं होता कि मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर आप जो देखते हो जनरली, अब देखते हो कि 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, है ना, ऐसा ही नहीं होता है ये कोऑर्डिनेशन नंबर। जरा सोचो कि कोऑर्डिनेशन नंबर जब होता होगा 8, तो 8 कोऑर्डिनेशन नंबर पे ज्योमेट्री क्या होती है, जरा सोचो 8 पर 8 लिगेंड है, 8 लिगेंड है, 8 है, तो 8 पे क्या हो सकता है, जरा सोचो। बहुत नॉर्मल सी बात है यार, अब तुरंत आंसर इसका बता दो, सारे बच्चे बता देंगे। 8 है, 8 है, 8 है, 8। जरा सोचो 8 कोऑर्डिनेशन नंबर है और ज्योमेट्री क्या होगी, जरा सोचो। 8 कोऑर्डिनेशन नंबर, ज्योमेट्री क्या होगी, जरा सोचो, जल्दी से आंसर दो। 8 पर क्या होगा, देखो 8 पर क्या होगा, सोचो, देखो कि सब बच्चा जानता है। सॉलिड स्टेट पढ़े तो इसका आंसर तुरंत दे दोगे। नहीं, कोऑर्डिनेशन का वीडियो हाइड नहीं किए हैं जय सिंह। दरअसल हुआ क्या है, उसमें थोड़ा सा एक इशू था, और इशू ये था कि साउंड की उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, कुछ टेक्निकल एरर्स थे, तो इसलिए वो वीडियो कहीं ना कहीं जब भी वो जो है वायरल होता है तो कभी भी, तो फिर वो एक चैनल के लिए थोड़ा सा वहां पे मुझे समझ में आया कि नहीं ठीक है, जो भी इसको पढ़े तो उसको पूरा पढ़े, उसको कहीं ये ना लगे कि नहीं यार यहाँ पे गैप हो गया, अब इसके आगे का पार्ट कहां से है, और अगर अगली क्लास हम जब शुरू कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसमें कहीं ना कहीं गैप नहीं दिखना चाहिए, तो एक कंबाइंड दिखना चाहिए। तो हाइड नहीं किए हैं, अब चिंता मत करिए, ये बिल्कुल सिंगल शॉट जो चल रहा है यहाँ शुरुआत से एकदम से उठाया हमने टॉपिक, ठीक है। और ये बहुत मस्त है, ये लेक्चर उससे कहीं ज्यादा अच्छा है, उसको मैं पब्लिक कर दूंगा, देयर इज नो इशू, ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा ये मस्त है। वो 49 मिनट का है, उसमें कुछ ऐसा थोड़ी कि सिंगल शॉट 49 मिनट का पढ़ा के और हमने उसको हाइड कर लिया, ऐसा कभी नहीं करेंगे, ठीक है। जो बात बोले उसे खरे उतरेंगे हमेशा, सब कुछ यहाँ ओपन है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, एकदम खुल्लम खुला सारी बात करते हैं, ठीक है। आपको सिखाएंगे बहुत आराम से, बहुत इजी वे में सिखाएंगे, ठीक है। आप कंपेयर कर लीजिएगा खुद ही, यूट्यूब पे पढ़ा ही रहेगा यार ये, ठीक है, तो बहुत इजीली आप समझ जाओगे बेटा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो 8 होगा तो उस केस में होगा, आंसर है प्रतीक का क्यूबिकल, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि आपने सॉलिड स्टेट में भी पढ़ा होगा इस तरीके से कि अगर आप एक क्यूब ले लो तो क्यूब का अगर सेंटर जो है, क्यूब के सेंटर की हम बात करें तो यहां पर जो इसके बॉडी डायगोनल्स होंगे, उसका जो क्रॉस पॉइंट होगा, ठीक है, तो वहां पर आप सेंटर पर एकदम ले लोगे एक मेटल, यहां लिगेंड्स ले लीजिए सब, लिगेंड्स ले लीजिए सब, ये लिगेंड्स ले लीजिए सब, तो 8 देख रहे हैं आप, 8 देख रहे हैं, ठीक है, ठीक है, क्लियर है, 8 है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर 8 जब होगा तो 8 के केस में जैसे आपने देखा कि क्या हो गया, क्यूबिकल हो गया यहां पर, ठीक, अरेंजमेंट हो गया। तो स्पेटियल अरेंजमेंट की यही बात कर रहे थे, वर्नर बोल रहे थे कि जितने भी सेकेंडरी वैलेंसीज होते हैं तो इनकी स्पेस में जो पोजीशन होती है अकॉर्डिंगली कोऑर्डिनेशन नंबर ये इनकी अलग अलग पोजीशन होती है। क्लियर होगी बात, क्लियर होगी बात। आइए अब थोड़ा सा ट्रेडिशनल वे में चलते हैं, थोड़ा सा लेक्चर को ऐसा लेके जाते हैं जो ताकि आपको लगे नहीं यार बुक की लैंग्वेज है, बुक की लैंग्वेज में थोड़ी सी बात करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जाए एकदम, ठीक है, कि हंगअप हो जाए सब कुछ, है ना, तो वो नहीं होना चाहिए, है ना, ठीक है। तो आइए देखते हैं, हमने कहा था कि पार्ट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 2 होते हैं, एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर, एक आयनाइजेशन स्फीयर। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के पार्ट देख लेते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के पार्ट देख लेते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के पार्ट्स, ठीक है, इसके पार्ट्स देख लेते हैं दोस्तों। देखो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के पार्ट्स की अगर बात करें तो यहां पे आपको दिख रहा है जैसे कॉपर टेट्राएमीन आयन, कॉपर टेट्राएमीन आयन बच्चा, कॉपर 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 टेट्राएमीन आयन, ठीक है, ये डबल प्लस है इसके अंदर, ठीक है। पहली बात समझा दूं, ये पूरा कोऑर्डिनेशन, ये पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ठीक है, क्लियर, पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। अब ये यहां पे क्या है, जो सीयू देख रहे हो इसको अंडरलाइन मारते हैं, अंडरलाइन मारते हैं इसको। सीयू क्या है, सीयू आपका क्या है, दरअसल सीयू क्या है, ये सेंट्रल मेटल है, ठीक है, क्लियर है, सेंट्रल मेटल है। अच्छा अब सेंट्रल मेटल है,
ये आयन की फॉर्म है। ओके, अब ये NH3 होल 4 क्या है और ये 4 क्या है, व्हाट इज 4 एंड व्हाट इज NH3। तो इसी को दरअसल समझना, देखिए ध्यान से समझना, ये जो NH3 आप देख रहे हो ना, NH3 क्या है, NH3 दरअसल में ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल देख रहे हो, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल बच्चा, ये सेकेंडरी वैलेंसी है जो कि लिगेंड कहलाता है, इसको लाइगेंड बोलते हैं या लिगेंड कह लीजिए, LIGAND, ठीक है, लाइगेंड है। लाइगेंड किसे बोलते हैं, ये सेकेंडरी वैलेंसीज जितनी भी होती हैं ये सब लाइगेंड्स होते हैं। लाइगेंड किसको बोलते हैं, उसका डेफिनेशन क्या बनेगी, सही कितने तरीके के होते हैं, ठीक, और वो सभी एग्जांपल्स के साथ में भी आपको मैं दिखाता हूं, लेकिन पहले आप समझ लीजिए कि इसके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के पार्ट्स क्या होते हैं। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के पार्ट्स होते हैं, सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम या आयन होगा, सेंट्रल मेटल एटम या आयन होगा, पहली बात बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, ठीक, सेंट्रल मेटल एटम या आयन होगा। एटम क्यों बोल रहा हूं एटम, उसके पीछे की कहानी अभी बताऊंगा, एटम का केस, आयन का केस अलग अलग। तो ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ठीक है। जैसे बता ही देता हूं, चलो, NiCO होल 4 है, तो NiCO होल 4 के केस में सेंट्रल मेटल तो निकल है, ये आयन नहीं है, और CO कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये क्या है, ठीक है, ये पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। और इस स्फीयर के अंदर सेंट्रल मेटल की अगर हम बात करें तो सेंट्रल मेटल निकल है, और उसके साथ जुड़े हुए जो ये CO है, ये लिगेंड है, चार है। तो 4 क्या है, 4 नंबर आ रहा है, 4 क्या आ रहा है, 4 इज बेसिकली द कोऑर्डिनेशन नंबर, मित्रों की संख्या जो कभी भी मुसीबत में साथ ना छोड़े, वो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। हर एक का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना याद कर लो, तुम लोग के कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं, ठीक है, सबका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है सब सोच लीजिए, और अगर ये चीज अगर तुमने सोच लिया तुम्हारा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, जो मुसीबत में साथ कभी नहीं छोड़ता है, तो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब याद हो गया। सेकेंडरी वैलेंसी यानी कि अंदर जो भी स्फीयर के अंदर है, वो जितने लोन पेयर मिल रहे हैं हमको, वही कोऑर्डिनेशन नंबर होता है बच्चा। सुना ना कहावत, 100 दोस्तों से एक दोस्त अच्छा है, ठीक, वो दोस्त मुसीबत में भी मदद कर दे, ठीक है, और मुसीबत में भी साथ ना छोड़े। तो ऐसा ही यहां पर लिगेंड्स के केस में भी मिलेगा, ठीक है, थोड़ा सा रियल लाइफ से इसको जोड़ के पढ़ते हैं, ऐसा ही मिलेगा। कुछ केस में क्या है कि हमको जरूरत है 6 वैलेंसीज की, 6 के 6 वैलेंसी की जरूरत, कोई एक ही जो है मॉलिक्यूल पूरी कर दे रहा है, तो फिर वो क्या होगा, वो बिल्कुल पंजे से अपने पकड़ के उसने हमको अपने पास संभाल के रख लिया, यानी कि चिलेटिंग इफेक्ट कर दिया। कमाल की बात है, ठीक है, उठा के उसने पंजे से करके हमको पकड़ के रख लिया, अपने पास संभाल के रख लिया, हर मुसीबत से ऐसे उसने छुड़ा लिया। तो जब कभी यहां पे देखेंगे लिगेंड की डेफिनेशन देखेंगे, लिगेंड की डेफिनेशन देखेंगे, लिगेंड की डेफिनेशन बना लेते हैं, और यहां पे जो 4 लिखा हुआ था ना दोस्तों, ये कोऑर्डिनेशन नंबर था। ये क्या था, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो क्या बात समझ में आई, मजा आ गया, मजा आ गया अच्छा इस क्लास में कि नहीं आया, सही बताना, क्या समझ में आया। प्रतीक यादव कह रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इनका, वो मित्र जो दोनों हाथों से साथ दे उनको बाइडेंटेड लाइगेंड बोलेंगे। क्या बात है, हमारे बच्चे सीख गए, ये बात बच्चे सीख जाते हैं ना जब, तो असली मजा आता है। साउंड ओके है, थोड़ा सा वायर खींचा है, एक्साइटेड हो गए, ठीक है, पैर में फंसा था हल्का सा, जरा थम्स अप मार देना अगर साउंड सही आ रहा है तो। साउंड बहुत तंग किया है दोपहर में हमको, ठीक है, ठीक है, जो भी अच्छे क्लास में जरा, ठीक है, थम्स अप दिखा दीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा कि हाँ ठीक सब कुछ मामला, एवरीथिंग इज ओके, ठीक है। साउंड 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 चेक करें। बज रहा है इस समय 9, 7:30 बजे क्लास शुरू हुई, 1.5 घंटे की क्लास चली है अभी तक, और कमाल की क्लास चली है। अब अपना एक्सपीरियंस बताइए, एक्सपीरियंस बताइए। जय सिंह, जय सिंह रघुवंशी, बताओ क्या एक्सपीरियंस है, ठीक, वेरी गुड। हर्ष चतुर्वेदी, मजा आ गया, ठीक है, बहुत सारा एक बार दिखा दो, यहां पे थम्स अप बहुत सारा दिखा दो एकदम, ठीक, भर दो, ठीक, चैट में भर दो जरा, थोड़ा सा बूस्टअप करता है, यही चाय है, यही एनर्जी है। ठीक है, यही थम्सअप है सही वाला। अभी गर्मी का मौसम आ रहा है, थम्सअप का मौसम आएगा, कोका कोला का मौसम आएगा, हम तो वो सब पीते नहीं है। ये अरे भाई पटाखे चला देंगे तो फिर थोड़ी सी शोर शराबा हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा ना, बहुत अच्छा, मजा आ गया, यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए देखिए, तो यहां पे देखेंगे लाइगेंड क्या होता है दरअसल, सुनिए बच्चा ध्यान से, लाइगेंड क्या होता है, लाइगेंड क्या होता है जरा दिखाते हैं, ठीक है, लाइगेंड क्या होता है बेटा ध्यान से देखिएगा। लाइगेंड क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, सब कुछ अब डेफिनेशन देखेंगे बहुत ध्यान से।
देखिए लाइगेंड किसको बोलते हैं? लाइगेंड, ठीक है, ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो सकता है, ये एक एनायन हो सकता है, ये एक केटायन हो सकता है, ये तीनों चीज हो सकता है। ये एक केटायन हो सकता है, ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो सकता है। बेटा ऐसे ही लिखना, बोर्ड के एग्जाम में आ जाएगा क्वेश्चन, तो ऐसे लिख देना, ये एक केटायन हो सकता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो सकता है, ये एक एनायन हो सकता है। लेकिन इसके पास क्या होना चाहिए? लेकिन इसके पास होना क्या चाहिए? इसके पास दिल होना चाहिए, और दिल के साथ साथ दिल भरने के लिए लोन पेयर भी होना चाहिए। कहने का मतलब कि लोन पेयर डोनर एटम होना चाहिए। इसके पास एक लोन पेयर डोनर एटम होना चाहिए, एटलीस्ट वन लोन पेयर डोनर एटम। बेटा ये एक पॉली एटॉमिक आयन भी हो सकता है, ये एक मोनो एटॉमिक आयन भी हो सकता है। आइए दिखाते हैं इसको जरा हम। ये देखिए, ये एक Cl माइनस भी हो सकता था, ये बच्चे वाटर का मॉलिक्यूल भी हो सकता था। अगर देखें तो वाटर के मॉलिक्यूल के केस की अगर हम बात करेंगे तो वाटर के मॉलिक्यूल के केस में H2O है, 3 एटम है, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, यहां एनायन है। केटायन अभी आपने देखा था, यहां पे देखा था हाइड्रोजीनियम आयन देखा था, NH2 बॉन्ड NH3+ देखा था, हाइड्रोजीनियम आयन देखा था। ये एक केटायन है, ये एनायन है, ये क्या है? न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। यहां पे देखें तो ये एनायन जो है वो हमारा मोनोएटॉमिक है। एक एनायन हम देख लेते हैं ऐसा जो, ठीक है, पॉली एटॉमिक हो, जैसे कार्बोनेट आयन देख लेते हैं। कार्बोनेट आयन अगर देखेंगे CO3 पे डबल माइनस, तो यहां पे लोन पेयर डोनर एटम कहां है? आइए देख लेते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, लोन पेयर डोनर एटम देखते हैं जरा सा, ठीक है। देखिए लोन पेयर डोनर एटम, यहां पे लोन पेयर है देने के लिए, इसके पास लोन पेयर देने के लिए क्लोराइड आयन के पास है ना, बकायदा है। वाटर में ऑक्सीजन के पास है, यहां पे नाइट्रोजन के पास देखने हैं। यहां पे कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सभी बच्चा जानता है बहुत अच्छे से, कार्बोनेट आयन बहुत अच्छे से सभी बच्चे जानते हैं, प्यारे बच्चे सब जानते हैं, ठीक है, सभी बच्चे जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। तो यहां पे ठीक है, कार्बोनेट आयन की बात करें तो कार्बोनेट आयन के पास भी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर डोनर एटम, ठीक है। यहां पे देखें तो अमोनिया का मॉलिक्यूल अगर आप ले लेते हैं, अमोनिया का मॉलिक्यूल। अब यहां पे क्या करना है ना, दरअसल हमको एनसीईआरटी में तो केवल और केवल एक दो एग्जांपल दिया है, ठीक है, जितने वो दिया है ना उसको जरूर याद कर लेना, ठीक। और उसको मैं यहां पर मेंशन भी कर दूंगा, उसको यहां मैं समझा भी दूंगा, उसी के, ठीक है, उसी के कंटेंट पे समझा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो क्या कहना चाह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, वो सारी बातें समझा देता हूं। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल या केटायन हो या एनायन हो, उसके पास एक लोन पेयर डोनर एटम, एटलीस्ट एक लोन पेयर डोनर एटम जरूर होना चाहिए। अगर एक लोन पेयर डोनर एटम है तो फिर वो मोनोडेंटेट लाइगेंड है। कैसा है? मोनोडेंटेट लाइगेंड। देखिए हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं इसके साथ साथ में टाइप ऑफ लाइगेंड। देखिए ऐप भी बन चुका है, ठीक है, ऐप भी बन चुका है और वो प्ले स्टोर पे आ भी गया है। अभी आप उसको जो है लॉगिन मत करिएगा, उसमें सारी चीजें जो है ये बता दूं मैं आपको, प्ले स्टोर पे ऐप भी आ गया है और आज मैंने सुबह ही चेक किया था, कल ही वो बन गया था। लेकिन अभी उसमें कुछ चीजें जो है आ रही हैं, जैसे उसके फीचर अगर आप देखेंगे तो किसी भी नंबर से आप लॉगिन भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अभी उसमें सारा मटेरियल सब कुछ डालना है, बहुत अच्छे से जो है बना है, ठीक है। अगर उसका आप इंटरफेस देखोगे तो बहुत जबरदस्त है, अगर आप देखोगे तो उसमें क्या कुछ नहीं है, सब कुछ है। तो थोड़ा सा वो स्टैंडर्ड एक होता है, उस फॉर्म में बना हुआ था, तो मैं अब इसको अमेंडमेंट कर रहा हूं, उसमें बहुत सारे चेंजेस कर रहा हूं। तो नोट्स की चिंता नहीं करनी है आपको कि नोट्स यार कहां से आएगा, आप एकदम बिंदास पढ़ो नोट्स। मैं जब बोल रहा हूं, ठीक, अभी आपको नहीं यकीन आ रहा, अभी आप जाइए और गूगल प्ले स्टोर में जाइए, प्ले स्टोर पे जाके अभी एलिमेंट एडुटेक सर्च करिए, आपको तुरंत एलिमेंट एडुटेक मिल जाएगा, ठीक है, आपको तुरंत 100% अभी तुरंत मिल जाएगा। लेकिन अभी मत करिएगा, ठीक, वक्त आएगा, मैं यहां से खुद डिस्क्रिप्शन दूंगा इसका, ठीक है, और आपको ऐप भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। काम बहुत तेजी से चल रहा है दोस्तों, काम बहुत तेजी से चल रहा है, ठीक है, वो सब आपकी दुआएं हैं, सब आपकी दुआएं। थोड़े से टेक्निकल एरर आते हैं कभी कभार, वो यही सब आता है। ये जो वर्चुअल दुनिया होती है ना, मतलब जैसे लाइट इस समय होती नहीं है, इसमें तो सन सेट हो गया, हम सनराइज करा के बैठे हैं, तो इसके लिए कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें होती है, तो वो सब चीजें चल रही है। टेक्निकल एरर कभी कभार आएगा और वो आएगा यार, मुसीबत आएगी, लेकिन मुसीबत को पार जो करेगा वही जंग जीतेगा। हमने कहा था रणभेरी अभी बजाया हूं, तो अब इसमें हम पीछे नहीं हटने वाले हैं यार, ठीक है। तो लाख मुसीबत आ जाए, उसको हम पार करके जाएंगे और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। इस नौका में आप सवार हुए ना, तो कश्ती को पार लगाना ये मेरा काम है, कैसे लगाना है दोस्तों, ठीक है। जितना भी आ जाए तूफान, इसको डूबने तो नहीं दूंगा, इसको ऐसे मुकाम पे पहुंचाऊंगा
जहां पहुंचने के बाद हर व्यक्ति जो बड़े जहाज में भी सवार था वो दांतों के बीच में एक बार अंगुली तो जरूर दबा के देखेगा, बोलेगा यार कैसे पहुंच गया बंदा वहां तक, ठीक है, कैसे पहुंचा दिया इन लोगों को। तो ये आप ठान लीजिए, एक जो बकरी होती है ना, ठीक है, वो बहुत हल्की होती है, ठीक है, और वो पहाड़ चढ़ जाती है। हाथी जो होता है ना भारी भरकम, यार वो पहाड़ नहीं चढ़ पाता भाई, बुरा मत मानना, हाथी पहाड़ नहीं चढ़ सकता, लेकिन बकरी ना पहाड़ चढ़ जाती है। तो बकरी के तरीके से लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। जिंदगी का मूल मंत्र है। सेव्ड फाइल्स अभी सब लोड हो रही हैं, तुरंत वापस आ जाएंगी सब कुछ। चलिए आ रहे हैं वापस क्लास में। अभी ये दोबारा से क्लास हो जाएगी स्टार्ट।